उम्मत के निगहबान, बेड़ाए तबाही के करीब बान लगा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, बेशक ये तुम्हारे लिए तहारत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला मिसाली मुआशरा, एंड टुडेज टॉपिक इज, आज का जो मौजू है, इट्स यूनिक, इंटरेस्टिंग एंड समथिंग विच वी ऑल थिंक। एक ऐसा मौजू जो मुनफरिद है, दिलचस्प है और हम सब की जात से इसका ताल्लुक है। एंड इट इज टू रिवर्ट, वापसी, टू रिटर्न टू ए फॉर्मर हैबिट, प्रैक्टिस, गो बैक, पुराने अंदाज जिसको हम देसी अंदाज भी कह सकते हैं कि जहां से कहानी शुरू हुई थी। और आज हमारे साथ हैं दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान किबला हाजी इमरान अत्तारी दामद बरकातुहुल आलिया, ज़ुहैब भाई हैं, डॉक्टर सलमान भी हैं। इंशाल्लाह अच्छी डिस्कशन रहेगी। एक ऑनगोइंग रिवलरी जो चल रही है ओल्ड एंड न्यू जनरेशन के अंदर, मतलब क्या समझे आप इस मौजू से कि हम क्या चाह रहे हैं आज के सिलसिले में, कि ये जो हमें इतलात और खबरें दी जाती थी धुएं के जरिए और कबूतर इस्तेमाल होते थे, और आज इंसान चांद पर प्रोब उतार चुका है, स्पेस ट्रेवल हो रही है, मोबाइल फोन जो कि 50 से ज्यादा इजादात को रिप्लेस कर चुका है, तो क्या वापस उसी दौर में हम वापस चले जाएं, या जदीद तरीन चीजों को छोड़कर, एयर कंडीशन को छोड़कर हम दोबारा छतों पे चारपाइयां डाल लें और वहां पे रहना शुरू कर दें। पिज्जाज, बर्गर्स, फास्ट फूड को छोड़ के दोबारा से चाटी की लस्सी और साग वाली रोटी शुरू कर दें। All these things we'll discuss today। आज हम ये देखेंगे क्या उस पिक्चर को वापस अडॉप्ट करना क्या मुमकिन है। इज सैक्रिफाइस अ चॉइस, क्या वाकई वापस जाना मुमकिन है भी कि नहीं, क्योंकि पिछले 40 सालों के अंदर दुनिया में बहुत सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई और आज एक आम आदमी जिस अंदाज़े जिंदगी में गुजर बसर कर रहा है, आज से 70-80 साल पहले शायद कोई अमीर तरीन इंसान भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता था, क्योंकि इजादात इतनी ज्यादा हैं। देयर इज अ टेक रिवोल्ट, और घड़ी भी हमेशा आगे की तरफ चलती है, पीछे तो कभी नहीं जाती। सो वी आर ऑल इन ए फॉरवर्ड मोड, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट बढ़ती चली जा रही है। तो हुजूर, यहां पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा पहले कि जब भी कोई चीज हम बनाते हैं, साइंटिफिक इजादात होती हैं या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, पहले फिजिबिलिटी भी बनती है। देखा जाता है कि जो हम इजाद करने लगे हैं या जो भी मेडिकल एडवांसमेंट है, इंजीनियरिंग में है, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, आउटकम्स क्या होंगे, फिर उसको बना दिया जाता है, दुनिया में भी लेकर आते हैं। हमने यहां तक सुना है कि पहले जो दवाई हमारे मुंह तक पहुंचती है, कंज्यूमर के मुंह तक, वो 15 साल तक इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट रहती है, लेबोरेटरी में जाती है, टेस्ट एंड ट्रायल होते हैं उसके बाद वो एक इंसान तक पहुंचती है, एंड यूजर के पास आती है। इसी तरह दीगर अगर चीजें देखी जाएं तो पहले एक पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, लेकिन साइंस परफेक्ट नहीं है, हर दफा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। हमारा प्रोग्राम का नाम भी, सिलसिले का नाम मिसाली मुआशरा है, जो कि मतलब मुआशरे में फिट इन नहीं होता, उसके एडवर्स इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या फरमाते हैं कि दोबारा से उस चीज की तरफ रिवर्ट कर लिया जाए, जबकि कॉस्ट भी लगती है, सब कुछ होता है, या फिर जिस अंदाज से हम जा रहे हैं उसी अंदाज की तरफ ही रहें? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। असल मौजू दिलचस्प भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। हमारे शहर कराची में मैं कहीं जा रहा था, पुरानी बात है, चश्मा किसने ईजाद किया कुछ नाम याद नहीं आ रहा, चश्मा जिसने ईजाद किया उसका एक नाम है, उस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उस पर लिखा था अगर चश्मा ईजाद हो गया होता, नहीं बल्कि चश्मा ईजाद करने वाले का नहीं था, लिखा था अगर चश्मा ईजाद हो गया होता तो फलां शख्स अंधा ना हुआ होता या नाबीना ना हुआ होता। तो वो थी चश्मे की दुकान। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हर
चीज में ना एतिदाल है, मियाना रवि, बैलेंस। अगर आप किसी चीज को बैलेंस के साथ देखते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा। ये 3 तबके हैं माशरे के हमारे। एक है किसी भी चीज को वो जरूरत से ज्यादा या उसकी जो मेन बेस है बनने की, उससे हटकर इस्तेमाल करता है या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करता है। दूसरा है जो उसको बैलेंस में इस्तेमाल करता है। तीसरा है जो कहता है नहीं यार इसका नुकसानात बहुत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दोनों तरफेन के जो लोग हैं ये शायद अपनी ज़ात में किसी हद तक नुकसान उठाएंगे। वो ज़्यादा इस्तेमाल करके और गलत इस्तेमाल करके नुकसान उठा रहा है, और ये इस्तेमाल ना करके भी सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर किसी हद तक वो भी नुकसान उठाने की पोजीशन में आएगा कि वो कार इस्तेमाल नहीं करेगा कि बदन को वो ऊँट दो, घोड़ा दो, उस पर बैठो ताकि वो छुलूँ तो मेरी कैलोरीज बर्न होती रहें। उसको ट्रेडमिल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो घोड़े पर बैठेगा ना, ताकि वो उछलेगा। तो उसको क्या ज़रूरत है फिर ट्रेडमिल पर बैठने की, क्या ज़रूरत है उसको साइकिलिंग करने की। तो ये इस तरह के कुछ लोग हैं। तो देखना ये इस टॉपिक पर, आज के टॉपिक पर ये है कि आपने कहा वापसी, तो वापसी तो क्या हम अब लकड़ी जलाएं और लकड़ी जला कर चूल्हा बनाएं या गैस को, क्योंकि गैस भी तो लेटेस्ट है। पहले तो लकड़ियां थी, लकड़ियां जलाई जाती थी, गैस तो थी ही नहीं। तो हर चीज की वापसी या ना वापसी को अगर आप गौर करते हैं तो मेरा इसमें जो, क्योंकि अब दो काफ़ी माशाल्लाह हमारे जोहेब भाई भी हैं, डॉक्टर सलमान भी हैं, ये भी अपने जो भी सोच है, मेरा कहना ये है कि अव्वल तो ये कि हर शे इस्तेमाल की जाए ये ज़रूरी नहीं होती। भाई इस माशरे में अफ्यून भी उगती है, इसकी भी काश्त होती है, दीगर भी इंसान की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने वाली अशिया भी तो हमारी जो वजूद में आती हैं, उसकी भी ज़मीन से नशोनुमा होती है या किसी और तरीके से वो बनाई जाती हैं। तो शराब की भी तो सूरतें बदल गई हैं। पहले शराबें ज़मीन के अंदर गाड़ कर बनाई जाती थी, अब शराबें तो, लेकिन शराब हराम है। अव्वल पहले ये देखा जाएगा कि कौन सी शे जो पहले नहीं थी और अब है, माशरती तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, सोसाइटी के तौर पर बरतने के लिए, जीने के लिए, आसाइशों के लिए, सहूलतों के लिए, इस तरह की टॉपिक पर ही आज हम चल रहे होंगे। फर्स्ट सवाल ये है बीइंग अ मुस्लिम कि क्या इस शे का इस्तेमाल कम या ज़्यादा मेरे लिए शरीयत ने जायज़ रखा है या नहीं है। अब अगर नाजायज़ है, हराम है, तो अब उसका कम या ज़्यादा इस्तेमाल का टॉपिक ही क्लोज हो गया ना, उसको साइड में कर दिया हमने कि ये मतलब नॉट फॉर यूज़, जो कहते हैं नॉट फॉर सेल लिखा हुआ होता है, तो ये नॉट फॉर यूज, जैसे पानी पे लिखा होता है कि नॉट फिट फॉर ड्रिंक, ओके, तो वो एक साइंस ने कह दिया कि ये पानी पीने के काबिल नहीं है, तो आपने उसकी बात मान के उसको पीने से छोड़ दिया आपने। इस्लाम कहता है कि एक चीज़ तुम्हारे लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, तो आपको इस्लाम और दीन की बात माननी है, ठीक है, ये हो गया वन साइड। अब दूसरी चीज़ आ जाएगी, जायज़ है मगर फिर इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। जिस तरह टेक्नोलॉजी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो किताब के अंदर जब ये मैन्युफैक्चर होती है तो उसको लिखा जाता है कि ये है, ये है, ये है। मेडिसिन की जैसे आपने मिसाल दी, तो अगरचे 15 साल के बाद अगर ये काम में आती भी है, फिर भी इसके रूल्स तो होते हैं ना कि इसको इतनी लेनी है, इतनी लेनी, इतनी लेनी, ये लेगा ये नहीं लेगा। तो फिर शरीयत उस जावाज़ की सूरत में उसूल भी बयान करेगी, इसको कितना यूज़ करना है, तो उस तरह यूज़ करें। फिर इसमें तजर्बेकार और एक्सपर्ट लोग होंगे, वो अपना ओपिनियन देंगे, क्योंकि इसी तरह के मुज़ीर सेहत चीज़ जब बनेगी तब शरीयत के अहकाम भी इसी तरह तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। मिट्टी अगर इतनी खाए कि वो हलाक कर देगी तो फिर मिट्टी खाना नाजायज़ हो जाएगा। अगर हल्की फुल्की मिट्टी किसी ने मुंह पे लगा भी दी है, ज़बान पे लगा दी, खा भी लिए, तो वो उसको मुज़ीर सेहत नहीं है, तो उसको वो इस्लाम और दीन भी मना नहीं करता, और शायद मेडिकल भी इतनी मना ना करे। तो ये चीज़ें हैं। तो ये पूरे टॉपिक के अंदर मैं आई थिंक कि हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे टॉपिक के अंदर हमें बैलेंस रहना पड़ेगा। उसको तो निकाल ही दें आप, जिसने शरीयत ने जिसको मना कर दिया। अब जो जवाज़ की सूरत है
उसके इस्तेमाल पर डिपेंड करता है कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, आप मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोव का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। अगर आपने मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने पर इंसिस्ट करनी है, और करनी चाहिए, मिट्टी के बर्तन सादगी की अलामत है, खाना चाहिए मिट्टी के बर्तन में, फिर मिट्टी के बर्तन में भी ये होगा भाई ये भी मिट्टी है और ये भी मिट्टी, ये दोनों मिट्टी है, ये दोनों बर्तन मिट्टी के ही कहलाएंगे, मगर ये बर्तन पोर्सिलिन कहलाता है, ये पोर्सिलिन नहीं कहलाता। कौन सी मिट्टी खाए, कौन सी मिट्टी का बर्तन में खाएं भाई, तो ये सवाल पैदा हो जाएगा। तो यूं मजीद आप डिस्कशन को आगे लेकर चले। मजीद उसमें हुजूर इस आपने जिस तरह फरमाया उसमें तो ऐसे लगता है कि वाकई जो चीज़ इजाद हुई उस चीज़ की अफरात व तफरीद से बचा जाए, और इसमें जो बेसिक स्टैंडर्ड है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, इस्लामी उसूल ही हैं जो मुफ्तियान इकराम हमें इरशाद फरमाएंगे। इसमें एक मेडिकल साइंस के हवाले से बहुत अहम मिसाल मेरे जहन में आ रही है, और वो है एनेस्थीसिया का इस्तेमाल। अब जब एनेस्थीसिया इजाद नहीं हुआ था, उस वक्त जब ऑपरेशन किए जाते थे 90% से ज़्यादा फर्टिलिटी मोर्टेलिटी रेट हुआ करता था। जब बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो जाती थी सर्जरी करनी, उस वक्त सर्जरी करते थे और वो इतनी तकलीफ होती थी कि मरीज मर जाया करता था। बेहोश करने की दवाई। और अब एनेस्थीसिया का जो बेहोश करने का अंदाज है वो इतना जदीद हो चुका है कि हवाई जहाज क्रैश से होने वाली फर्टिलिटी ज़्यादा होंगी, एनेस्थीसिया से होने वाली कम है। लेकिन एनेस्थीसिया को अगर एक लेमैन इस्तेमाल करेगा, एक एनेस्थोलॉजिस्ट जो कि वाकई बेहोशी का डॉक्टर है, वो ना इस्तेमाल करे तो उससे ज़्यादा अमवात हो सकती हैं। तो इसका मतलब यही हुआ हुजूर कि जो भी इजाद हमारे पास आ रही है उसके इस्तेमाल का एक तरीका है। लेकिन क्या हम ये नहीं देखते कि आजकल इन इजादात का इतना रश है और इतना ज़्यादा फ्लो है और हमारे इर्द गिर्द ये इतनी ज़्यादा फैल चुकी हुई हैं कि हम मजबूर हैं कि इनका ओवर यूज़ करें। मेरे पास एक स्टेटिस्टिक्स इस वक्त मौजूद है कि दुनिया में काफ़ी ममालिक के अंदर 5 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम एक नौजवान का है। 5 आवर्स एक्टिव आवर्स, ये रात के सोते हुए नहीं बल्कि दिन के वो घंटे जिसमें वो एक्टिव हालत में था, और ये 8 घंटे तक भी चला जाता है कुछ हालात के अंदर। इसी तरह दीगर जो इजादात हमारे पास आ रही हैं, हम इतने ज़्यादा उसके अंदर खुपते चले जाते हैं, वो हमारी अटेंशन को इतना ज़्यादा ग्रैस्प कर लेती है कि हम रह नहीं सकते। यानी वापसी की बात हम करें तो वापसी कैसे जाएं, वापस कैसे जाएं, वापस किस जगह पर जाएं, उस जगह का पता भी है, वो कौन सा दौर था, वो जो जीरो से आज हमारे पास 100 तक चीज आ चुकी है, तो वो जीरो का कौन सा दौर था कि कौन हमें बताएगा। यंग और ओल्ड के दरमियान जो इतना फर्क पड़ चुका हुआ है कि नौजवान किसी बुजुर्ग से, किसी बूढ़ी उम्र वाले फर्द से तो इंटरेक्शन करना समझता ही नहीं, कि इसको पता ही नहीं मोबाइल फोन दबाना तो कैसे, क्या करना। का लफ्ज जो है ना, उस पर भी ये भी काबिल गौर है। वापसी या मोतदिल, वापसी की बात करेंगे या बैलेंस की बात करेंगे आप? आई थिंक कि हमें वापसी से ज्यादा बैलेंस की जरूरत है। वापसी, आई थिंक वापसी का जो टॉपिक है ना, ये हो जाएगा शायद आउट ऑफ नेचर, आउट ऑफ लॉजिक। यानी मिसाली माशरा, इस दौर की भी कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी कि वो मिसाली माशरा बनेगा और उस दौर की भी होंगी ऐसी। मतलब उसने माशरे, हम बैलेंस से निकलते हैं तब जाकर हम बैलेंस छोड़ेंगे तो डिसबैलेंस होंगे ना। तो बात तो बैलेंस लेने की है असल में। अब जो ये वापसी है वो वापसी इस लिहाज से है ना कि टूथब्रश जो है वो हमने यूज़ शुरू कर दिया, और ये वाइडली जो है ये था कि हर बंदा ही तकरीबन टूथब्रश यूज़ कर रहा है। मगर अब क्या है कि आप देखें वेस्ट के अंदर भी और दीगर जगह पे भी एक तरह से एक वो है कि नेचुरल टूथब्रश के नाम से मिसवाक को वापस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यानी जिस रूट से हम चले थे उसी रूट पे हम वापस आ रहे हैं। तो ये एक तरह का हमारी एक वापसी का ही सफ़र हुआ ना। हमने जितनी भी एडवांसमेंट की अपने अंदर, हमने जितनी टेक्नोलॉजी इन्हांस की, जो भी किया, उसके बाद क्या हुआ कि हम आ वहीं रहे जहाँ से चले थे। तो अब सवाल ये है कि मतलब इतनी तरक्की करने के बावजूद वही चीज़ पे हम वापस आए, तो ये वापसी है। देखिए, बात चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके एडवांटेजेस या जिसकी अहमियत कभी भी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट हो जाएगा। आप बोलेंगे मोबाइल से निकलकर दोबारा उस काले फोन की तरफ आ जाओ, बड़ा वाला, या उसके ऊपर आ जाओ कि वो जो यूं उठाओ और यूं घुमाओ, तो इसमें और टूथब्रश से मिसवाक की तरफ की जो सफर, ये दोनों में आई थिंक दोनों को, क्योंकि एक है टेक्नोलॉजी में, एक है दूसरी चीजें जिसको भले देखिए, मिसवाक कभी खत्म नहीं हुई थी, मिसवाक कभी खत्म नहीं हुई थी, मिसवाक आज भी जारी थी। इसको शायद हम यूं कहेंगे कि इस्लाम और दीन की वो चीजें
जो कि इस्लाम और दीन ने हमारी फायदे के लिए भी बयान की, उससे आज वेस्टर्न एक्सेप्ट कर रहा है, ना कि हम उसको वापसी का सफर कहेंगे उसको। वो तो यूं समझो कि इस्लाम और दीन की बताई बात की एक जीत की एक पिक्चर है कि वो मिसवाक के फजाइल और मिसवाक की अहमियत और मिसवाक के मेडिकली और फिजिकली इवन फाइनेंशियली जो बेनिफिट्स थे उसको वो अब एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। अब आप कहेंगे वेस्टर्न ने यूं करके वो नेचुरल ब्रश के नाम पर दिया, तो अब हमारे माशरे में इसका भी शायद दवा शुरू हो जाएगा कि वो 10 रुपए की मिसवाक पे बिकेगी 1000 रुपए की, कि वो नेचुरल ब्रश है। ठीक है, तो ये होगा। इसी तरह कभी भी घोड़सवारी की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हो सकती। ये एक मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूं, कभी भी तैराकी की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हो सकती। आज भी स्विमिंग बेस्ट स्पोर्ट्स है और बेस्ट एक्सरसाइज है। कभी भी रनिंग की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो बेस्ट चीज है। यानी एक चीज खत्म नहीं हुई थी, लकड़ी से आग जलाने का रवाज खत्म हो गया और इस तरह की बहुत सारी चीजें खत्म हो गई, लेकिन बाद चीजों की इंपॉर्टेंस मौजूद है, तो लोग उस इंपॉर्टेंस की तरफ जा रहे हैं, उसकी अहमियत की तरफ जा रहे हैं। हमने तब रियलाइज की ना जब हमने तहकीकात करना शुरू की। पहले हमने उस चीज़ को अपने आप को ये समझा कि शायद हम कोई बड़े बैकवर्ड किस्म के लोग हैं जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमने उसको छोड़ के फिर उसको जो है दोबारा अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं वो ही सही था। अभी आप यूँ देख लें कि जो हमारे पास हर चीज़ में ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनिक के नाम पे जो देसी चीज़ें थी उनको रीअडॉप्ट कर रहे हैं बेसिकली। यानी सलमान भाई, इसमें एक चीज जो निगरानी शुरा की बात से मुझे लगी, आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, आप इस बात को समझते होंगे और आप इसमें एक अच्छी राय देंगे कि यानी वो चीज येट टू बी एक्सप्लोर्ड है। यानी जिस तरीके से हमने मदनी चैनल पे एक क्लिप सुन रहा था, बड़ा ही जबरदस्त और दीन इस्लाम की अहमियत को जागर करने वाला क्लिप था कि हमारे जिम्मे काम था कि हम इस्लामी तालीमात और इस्लामी लाइफस्टाइल को पूरी दुनिया के सामने रखें, और हमने 1% भी इस चीज का भी हक अदा नहीं किया। हम अपनी ही दुनिया में खोए रहे, तरकीब ऐसी रही हमारी कि हम उसको पोर्ट्रे नहीं कर पाए। निगरानी शुरा ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि मिसवाक की अहमियत कभी भी कम नहीं हुई थी। इंसान जब इस तरह के हालात में रहता था, जब इनोवेशन नहीं थी, अब आकर किसी ने हो सकता है कि मुसलमान साइंटिस्ट हो या मुसलमान इस फील्ड में आगे बढ़ा हो, उसने मिसवाक को देखा हो और जो टूथपेस्ट के फवायद आ रहे थे उसने उससे कंपैरिजन किया हो और मिसवाक की उस लकड़ी के अंदर उसको उससे ज्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिले हो, उसने जैसे ही सामने रखा, सो दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। ईच एंड एवरीथिंग इज प्रॉफिट ओरिएंटेड। दे हैव गेस्ड दैट this particular piece of wood will profit my teeth. This particular piece of wood is more important for my teeth hygienically than toothpaste. यानी unexplored थी वो चीज। देखिए इसमें दो चीजें हैं कि जैसे भाई साहब ने भी बयान फरमाया ना कि मॉडरेट लेवल के ऊपर, अब जैसे टूथपेस्ट भी ईजाद हो गया, टूथब्रश भी ईजाद हो गया, अब ये इस्तेमाल हुआ, अब ये किस क्वालिटी का टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में क्लीनिंग यानी साफ करने की सलाहियत नहीं है, केमिकल नहीं है, वो तो सिर्फ ब्रश है। सही, मिसवाक जो है इसमें केमिकल भी मौजूद है और इसका अपना ब्रश भी मौजूद है, ये कॉम्बिनेशन है। टूथपेस्ट भी बना, टूथब्रश भी बना, अब वो किस क्वालिटी के बने, अब वो किस अंदाज में इस्तेमाल हुआ, अब इनकी आने शुरू हो गई कॉम्प्लिकेशन। जब इनकी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गई तो फिर अब हर्बल साइड देखी गई, हर्बल साइड देखी गई। अब जिसको जड़ी बूटियां और इस किस्म की चीज, अब जिसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन, अभी यूएस में और बाहर ममालिक में सब 40% लोग प्रेफर करते हैं कि हम अल्टरनेटिव मेडिसिन पे जाएं। अल्टरनेटिव मेडिसिन से मुराद ये जो एडवांस मेडिसिन है, इसके अलावा की थेरेपीज, एलोपैथिक के अलावा जैसे आप फिजियोथेरेपी ले लें, कायरोप्रैक्टिस कहलाती है, फिर उसके बाद हाइड्रोथेरेपी कहलाती है, फिर हर्बल मेडिसिन कहलाती हैं। ज़्यादातर अब लोग का 40% लोगों का रुझान ये आ गया, लेकिन उसमें भी ये कहा जाता है कि ये ऑप्शनल है, आप चूज़ कर लें कि आपको एलोपैथिक साइड पे जाना है, क्योंकि जिन लोगों को तजुर्बा हो चुका होता है मेडिसिन इस्तेमाल करने का, अगर उनके साइड इफेक्ट आ गए, वो दवा उसको सूट नहीं कर रही है, उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, तो ऑप्शन है उसके बाद वो हर्बल पे जा सकता है। हर्बल पे भी अगर उसको रिजल्ट मिल रहा है तो उसको फायदेमंद है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़े अरसे के बाद तीसरी चीज आ जाएगी, सिर्फ परहेज की तरफ लोग जाएंगे। ऐसा परहेज की तरफ नो मेडिसिन,
ओनली क्या प्रिवेंशन। प्रिवेंशन। ऐसे जो इसको हम यूँ लेते हैं, पेट का कुफले मदीना कब पब्लिश हुई थी? ये कमोबेश 7-8 साल पहले पब्लिश हुई थी। ठीक है, ज्यादा हो गया, 10 साल हो गए। अब उस पेट के कुफले मदीना में कोई दवा मौजूद नहीं है, कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, सिर्फ प्रोफाइलेक्टिक एहतियाती तदाबीर मौजूद है। उसके ऊपर मैंने देखा है कि जिन जिन लोगों ने उसको फॉलो किया है, इनकी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो कंट्रोल हुई हैं, जिसमें मेजर बीमारी जो थी ब्लड प्रेशर थी, शुगर थी और दीगर जो वेट गेन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो इम्प्रूव्ड हो गई। आज सिर्फ अगर पेट के कुफले मदीना को भी हम कंसिडर करेंगे ना, उसमें भी जो एहतियातें लिखी हुई थी, ताज़ा खाना खाना, फ्रेश चीज़ें खाना। अब मशरूबात की ममनुआत थी उसके अंदर, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल, जो जूस वगैरह आते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड्स हैं, इनकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और अगर हम फ्रेश चीज़ों की तरफ आते हैं, सादा और फ्रेश चीज़ें खाना इस्तेमाल करते हैं, पेट के कुफले मदीना में यही तरगीबात दी हुई हैं, तो इसकी वजह से आपका लाइफस्टाइल हेल्दी हो रहा है, एक बीमारियों का रेशियो कम हो रहा है, दो अब ये कॉम्प्लिकेशन हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। जैसे अब गर्मी का मौसम आएगा, कुल्फी खाना बुरा नहीं है, आइसक्रीम खाना बुरा नहीं है, ना ये कोई ख़तरनाक तरीके से बनाता है, लेकिन वो जो पानी, जिस पानी से कुल्फी आइसक्रीम बनती है वो बड़ा कंटामिनेटेड होता है, उसमें इतने जरासीम होते हैं, वो जरासीम खाने से अमवात होने शुरू हो गई हैं। तो इसीलिए अब ये चीज़ें आ गई हैं कि आप फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल करें, घर में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, और ऑर्गेनिक से जैसे किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक के लिए यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं एक चीज अर्ज करूंगा, ये घरों में अब सब्जियां उगाई जा रही हैं। जो किचन गार्डन से मुराद ये कि आपके किचन को जो सब्जियां सपोर्ट करती हैं, जो फल सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर जोर दिया जाए। जिस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने शजरकारी मुहिम का ऐलान किया था, इधर ही हाजिर था फैज़ान मदीना में, हम एक नियत लेकर गए, मीर सुन्नत ने फरमाया 1 बिलियन हम दरख्त लगाएंगे। फिर जाके जब हमने इस पर रिसर्च वगैरह की तो हमें इस फील्ड के जो इस फील्ड के थे, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स थे, एग्रोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये बात बताई कि आप थोड़ा सा इसको यूं चैनलाइज करें कि एक नींबू का दरख्त 1 साल से लेकर 5 साल तक अगर उगता है तो आपकी रमज़ान के अंदर जो नींबू की प्राइस शूट अप कर जाती है और इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये जो खाद जिस तरीके से आज बनाई जा रही है, उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो पानी दिया जाता है खेतों को, उस पानी की अगर कंटेमिनेशन हो, टॉक्सिक वाटर हो, जहरीला हो, उसके जो असरात आते हैं, तो आप इसको किचन गार्डन की तरफ ले जाएं। फिर दुनिया के बाद ममालिक की तस्वीर दिखाएं कि वहां पर पूरा जो इस बंदे का किचन है वो इसके अपने गार्डन से सपोर्ट होता है और इससे ये चीजें आती हैं। एग्जैक्टली ये हमने शायद उसमें थोड़ा सा जिक्र भी किया था, जो हमने शजरकारी मुहिम के हवाले से एक प्रोग्राम किया था किचन गार्डन का, कि बहुत सारे दुनिया में के पास तो इतना बड़ा घर नहीं है ना इसमें गार्डन बना नहीं, उसमें ये वो वॉल्स क्रिएट कर रहे हैं। आप सिटी में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, वो कहाँ गार्डन लेकिन बनाएगा वो? नहीं, ये है एग्जैक्टली बनाते हैं लोग गैलरी के अंदर। ये उसको बोला किचन गैलरी के लिए नहीं, माशाल्लाह सलमान भाई ने जो बात की उसमें मैं इस पे 3 चीजें ऐड करूंगा। पेट का कुफले मदीना इज ए ट्रेमेंडस कॉन्सेप्ट। पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं हुजूर, उनके साथ बात हुई, पेट का कुफले मदीना किताब मैंने गिफ्ट की थी उनको। उन्होंने कहा कि इस वक्त आप हर तीसरे फर्द से बात कर लें, वो आपको पेट की ना किसी बीमारी का जिक्र करेगा, यानी पेट में यहां दर्द होता है या एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम आती है या कुछ आता है। वो कहते हैं सिर्फ ये जो आपने ये जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना आप, ये लॉक ऑफ कुफले मदीना का, ये अगर आप हर एक को समझा दें कि बाहर का खाना नहीं खाना। आम आवाम के लिए भूख के फसाइल, इसकी किताब का जो बेसिक नाम है, सही भूख के, उसमें ऐसे बहुत एहतियातें भी अच्छी नहीं कहता हूँ कि देखने सुनने वालों के लिए शायद ये नाम हो सकता है कि उसको थोड़ा समझने में हो कि ये पेट का कुफले मदीना ये क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल आए से पहले मैंने बता दूं, ये भूख के फजाइल पर किताब है और इसमें जो बुनियाद बनाई गई ना वो हदीस, खास तौर पर उस हदीस को जो बयान किया गया कि खाने के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा ग़िज़ा, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा। अगर हम खाने के 3 हिस्से कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, फिर उसके साथ ये नहीं खाना ये खाना, ये नहीं खाना ये खाना, ये सब साथ मिला है, डेफिनेटली पूरे कंपाउंड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इश्यूज से, जैसा आपने कहा, हम निकल सकते हैं। जैसे उसमें खाने का तरीकाकार भी लिखा हुआ था। अभी 2018 और 2019 की जो सर्वे रिपोर्ट है WHO की, उसमें जो फ्लू वायरस हमने मदनी क्लिनिक में सिलसिला किया था, 5.8 या समथिंग बिलियंस के करीब केसेस थे रिपोर्ट हुए कि ये वायरल है, इन्फ्लुएंजा वायरल, ये रिपोर्ट होता है हर सीजन के अंदर। इसका CDC के बाद जो एंड प्रोडक्ट ऐसा वो ये था
इसकी ट्रीटमेंट जो है सपोर्टिव है, ये वायरल है, अपने वक्त पे होगा, ख़त्म हो जाएगा, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है। आखिरी वर्ड ये था कि आपने हर खाना खाने से पहले अपने हाथ धो लेने। तो इस सिर्फ हाथ धोने से, खाना खाने से पहले, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस है, हेपेटाइटिस है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे आपकी बचत हो जाएगी। और इस वक्त पंजाब के अंदर हेपेटाइटिस ई की बहुत ज्यादा आउटब्रेक है, ए और ई और इसकी रीजन ये तीन चीजें आ रही हैं आप हमारे आज के इस टॉपिक के अंदर। बात चीजें वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिसका सराहत के साथ हदीस में जिक्र मौजूद है और इस्लाम और दीन में इस पर अमल करने की तरगीब और हिदायत मौजूद है, सब इश्यू को जिससे हमने इग्नोर किया। सही, उसको इग्नोर किया और इग्नोर करके, जैसे मैं यूँ समझता हूँ कि शायद आगे जाकर आप लोग ये हमें तहकीक देंगे मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पर, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पर, कि जो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल है, खाना खाने के बाद टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक के बाज़ ममालिक के अंदर, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत होती है। जी जी, मैं गया था हाल में, मैंने इनको बाकायदा ये एड्रेस किया है कि आपकी शायद मेजोरिटी वो है जो हाथ धोती नहीं है खाना खाने के बाद। अब वो वेट टिश्यू आ गए हैं, वो वैसे थोड़े बहुत गीले होते हैं, तो उससे ज़्यादा। अब हम साउथ कोरिया गए थे तो वहाँ दस्तरखान पर वेट टिश्यू रखे जाते हैं, गीले टिश्यू रखे जाते हैं, और अब वो उसी से गुजारा कर रही है कौम ना। हाथ धोने का नहीं है। अब खाना खाने के बाद अगर हाथ धोए बगैर सो जाए तो बर्स का अंदेशा है, सफेद दाग, ठीक है। तो अब ऐसा महसूस हो रहा है कि कौम शायद इसको दावत दे रही है जी। अगर खाना खाने से पहले के हाथ धोने और खाना खाने के बाद हाथ धोने, और खाना खाने से पहले हाथ धोने के बाद हाथ ना पहुंचने, और खाना खाने के बाद हाथ धोने के बाद उसको अच्छे और मतलब सुथरे कपड़े से पहुंच लेने वाले तरीके को अगर हम एडॉप्ट करेंगे, तो शायद हम पेट की भी और बहुत सारी बीमारियों से बचने के साथ साथ घर में इसके लिए बरकत का अलग कॉन्सेप्ट बयान किया गया है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा यूं भी ले लेना कि जो खाने पीने, ओढ़ने, सोने, अब जैसे आप लोग आजकल प्रीफर कर रहे हैं बेड की जगह पर आप ग्राउंड फ्लोर स्लीपिंग को आप मेरा ख्याल है कि ऐसा वो यूं कर रहे हैं कि जैसे बैक बोन की पहले प्रॉब्लम शुरू हुई, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज बढ़ गई, उसके बाद वो पहले जो गद्दा होता था वो स्प्रिंग वाला होता था, फिर फोम वाला भी आया, अब आ गया ऑर्थोपेडिक बेड। ऑर्थोपेडिक बेड काफ़ी कॉस्टली भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है। उसमें कुछ चीज़, उसका कंसेप्ट से भी है कि जिस सरफेस पे भी आपने सोना है वो सख्त होना चाहिए। रीज़न ये, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रेट रहे, उसमें कोई कर्व ना आए, तो उसके लिए वो ऑर्थोपेडिक बेड बन गया है। इसके बजाय अगर आप ज़मीन पे सोएंगे तो वो रिजल्ट कमोबेश उतने ही मिलेंगे। हजूर, इसमें एक चीज़ मैं अर्ज करता हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने ऑर्थोपेडिक बेड का बताया, वाकई उसका कॉन्सेप्ट वही है कि कमर का जो नेचुरल कर्व है थोड़ा सा वो उतना ही बाकी रहे। हुजूर, जो हमारा वापसी का एक टॉपिक है, इसमें एक अहम तरीन टॉपिक मशीन के हवाले से आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि मशीन को अब अकल दी जाए। इस तरह की अकल से मुराद कि मशीन डिसीजंस ले और खुद से काम करे। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये दिया जाता है कि मशीन भूलती नहीं है, इंसान भूल जाता है, बीमारी लग जाती है या वैसे ही भूल जाता है, किसकी नेचर है। नंबर 2, मशीन को गुस्सा नहीं चढ़ता, इंसान को गुस्सा भी चढ़ जाता है। मशीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ अफराद दुनिया में मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री बनाकर ये चाह रहे हैं कि मशीन आग से पहिए से ज्यादा जरूरी इजाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ये उनके मुंह के अल्फाज है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त शुरू कहां से हुई थी? सिंपल सी मशीन, एक लिवर से, यानी एक पेन भी एक मशीन है, एक पेचकस खोलने वाला पाना जो होता है वो भी एक मशीन है, और आज ड्राइवरलेस कार्स अनकरीब मुसाफिरों को एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक पहुंचाएंगी। कामयाब तजर्बे जारी हैं और दुनिया की जो टॉप 3 to 4 कंपनीज टेक को डील कर रही हैं, टेक्नोलॉजी को, उनकी सबसे ज्यादा सरमायाकारी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ है। इसके साथ साथ ही अब ये वही बात हो गई कि पुराने दौर में वो चीज नहीं थी, आज ये आ गई। अब इसके साथ ही इन्हीं में से कुछ लोग कहना शुरू हो गए कि अनकरीब ये मशीनें दुनिया पे छा जाएंगी, या वो चीज़ जो हम सोचा करते थे, ख्वाब होता था कि मशीन हमला कर देगी, इंसान रिप्लेस हो जाएगा। जहां पे 100 लोगों को मुलाजमत मिलती थी, मशीन आ गई, अब वहां सिर्फ 10 रह गए, 90 को हमने निकाल दिया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई।
हर चीज़ के कुछ जाविये होते हैं। इसके जाविये पर अगर हम एक नेगेटिव थ्योरी भी इसकी सामने आती है आज के इस दौर में, जबकि नो बिलीव का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है, कोई अकीदा नहीं है बदकिस्मती के साथ, नो गॉड, कोई खुदा नहीं माज़अल्लाह। तो अब इस तरह की कई मेंटेलिटी वाले लोग हो सकता है कि यार हम खुद ऐसी चीज़ तख्लीक करेंगे, हम खुद ऐसी चीज़ बनाएंगे जो इंसान पर गालिब आ जाएगी। इंसान ये अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक है और उसको अल्लाह करीम ने अशरफुल मखलूक़ात किया है। इंसान को अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया है, क्योंकि ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये उसी दिमाग के तहत कर रहे हैं जो एक इंसान को नसीब हुआ है। ठीक है, अगर इसके पीछे खुदा न खास्ता अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और उसकी तख्लीक के सामने आकर अपना कोई ऐसी चीज लाने का मनफी कॉन्सेप्ट है, तो फिर इसके पीछे सिवाय तबाही के कुछ भी नहीं है। और इंसान को फैसिलेट करने का कि इंसान की अपनी इंपॉर्टेंस ना कभी खत्म हुई है ना कभी खत्म होगी। एक वक्त आएगा कि जमीन से इंसान ही खत्म हो जाएगा, कयामत कायम होगी। ठीक है ना, तो ये जरूर चीजें देखनी है कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर उसको प्रोडक्ट बनाने का मकसद ही बातिल है तो उसका आगे कोई फायदा नहीं होगा आपको, वो अपनी उसी इंटेंशन की तरफ ही लौटेगी और फिर वो खत्म हो जाएगी। ये थोड़ी सी मैंने मुश्किल बात की है, लेकिन आई थिंक कि एक तालीमी याफ्ता पढ़े लिखे लोगों के लिए मेरी शायद इस बात के अंदर इनको कोई गाइडलाइन मिलेगी। यानी हुजूर आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेचर हैज इट्स रिट, नेचर की एक रिट होती है कि अगर साइंस भी नेचर के मुताबिक हो के फैसिलिटेट करे, यानी साइंस नेचर में इंटरफेयर ना करे बल्कि उसके पीछे चले। देखिए, एक शख्स है कि नेचर ये है कि 7 से 8 घंटे की नींद है, ठीक है, ये नेचर है। ये नेचर है। अगर कोई कहे कि नहीं मैं ऐसी मेडिसिन इजाद कर लेता हूं कि मैं 2 घंटे ये मेडिसिन खाने के बाद 2 घंटे में रेस्ट करूंगा, बाकी मैं फ्रेश रहूंगा, तो एक टाइम तक तो वो शायद अपने इस मकसद को पा लेगा, लेकिन चूंकि वो नेचर से हटकर कर रहा था, उसका एक दिन डाउनफॉल आना ही आना है। भाई ये मेडिसिन बन चुकी है और अभी जैसा भाई साहब बयान फरमा रहे हैं ना, नेचर से हटके अब जैसे इंसान का जिस्म है, ये पूरा जो भी बॉडी का मैकेनिज्म काम कर रहा है, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। अब जैसा भाई साहब ने मिसाल दी नींद 6 से 8 घंटे, अब ये नॉर्मल फिजियोलॉजिक चेंजेस कहलाते हैं। अब ये जब भी नींद का पैटर्न कम हुआ, 6 से 4 घंटे हुए या 6 से 9 घंटे हुए, तो ये पैटर्न जैसे ही बदला ये बन जाती है पैथोलॉजी। अब जब पैथोलॉजी बन जाती है वो कहलाती है बीमारी। तो एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो इंसान के नेचर से हटके होना शुरू हो जाती है वो पैथोलॉजी, यानी डॉक्टर साहब ये पैथोलॉजी इस बीमारी। यानी डॉक्टर साहब ये जितनी भी हम नॉर्मल फंक्शन सरंजाम देते हैं, इंसान पैदा होते साथ ही देख रहा है, खाना खा रहा है, सांस ले रहा है, नॉर्मल जो नेचुरल कोर्स में चीजें कर रहा है, जब इंसान उससे भी हटेगा तो उस वक्त वो बीमारी आप बीमारी कहेंगे। जैसे इंसान का बॉडी का टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री तो ये हो सकता था 30 भी हो सकता था, 40 भी हो सकता था। अगर 30 से 37 से नीचे होता है तो आपको सर्दी लगने लगती है, इससे ऊपर होता है तो आपको गर्मी लगने लगती है। यू हैव टू मेंटेन 37। अरे जब ऊपर नीचे होता है तो फिर आपसे डिस्कस किया जाए कि डॉक्टर साहब अब बताएं ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। 37 वो टेम्परेचर है जिस पे बॉडी वर्क करती है। बॉडी सिर्फ ये नहीं तो हम फिजिकल है, बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। वो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है जिसमें सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। अगर इससे ऊपर नीचे, अब जैसे ठंडा पानी पी लें, जूस पी लें, कोल्ड ड्रिंक पी लें, तो निज़ाम में हजम खराब हो जाता है। ज़ोहैब भाई, इसमें ऐसा लगता नहीं जैसे ना निगरान शुरा ने भी ये इरशाद फरमाया, मेरा ज़हन ये एक दफ़ा जब पूरी दुनिया के मैंने सिनेरियो को देखा, जो भी ये तरक्की और प्रोग्रेस के नाम पे चीज़ हो रही है, वाकई निगरान शुरा ने फरमाया कि एक पिक्चर बनी हुई है और वो पिक्चर स्टैंडर्ड है, उसको नेचुरल पिक्चर कह लें आप, उस पिक्चर में सब चीजें ट्रच करती जा रही हैं, लेकिन फी जमाना वाकई चौके वो लोग जो कि नॉन बिलीवर हैं, एथीस्ट हैं, उनको तो नहीं पता। इस तरह साइंस का एक रूल है जो मैंने पढ़ा कि जो चीज इजाद होती हो उसको इजाद कर दो, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। नो रिलीजन, नो सोसाइटी, नो कल्चरल, नथिंग।
इसके अगेंस्ट भी लोग हैं, लेकिन वो नहीं देखते इसको, वो कहते बस साइंस कह रही है यस यस। तो वाकई एक अपने वर्ल्ड नहीं पेंट अप किया जा रहा मोबाइल के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए। तबका इस माशरे में, वो मेडिकल में भी है, क्योंकि उसको ना दुआ करना तो नाराज हो जाता है। दुआ क्या होती है? अस्तगफिरुल्लाह। आप कई मुल्कों में केस कर देते हैं, यानी डॉक्टर जब हाथ खड़ा कर दे और कह दे कि यहां पर बिलफर्ज वो ये कह दे कि वी नीड अ डिवाइन हेल्प, कि अब जो है हमारी तरफ से नहीं डिवाइन हेल्प, उसके कानून में ये बात मौजूद है कि वो डॉक्टर के खिलाफ रेड कर देंगे कि इसने पढ़ा क्या था फिर अगर हमें इस तरफ लेके जा रहा है। तो अब ऐसा तबका जो इन तमाम तर चीज़ों पर बिलीव नहीं करता, और बदकिस्मत तबका जो माज अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से अपने आप को आगे ले जाने की, बढ़ाने की और उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है कि हम ये करेंगे। तो अब ये कि ये कोई नई चीज़ तो है ही नहीं। एक शख्स ने पहले भी जन्नत बनाने की कोशिश की थी दुनिया में, और अपनी जन्नत को खुद ही ना देख सका, जो इसने अपने जन्नत के नाम पर चीज़ें बनाई थी। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने खुद को खुदा समझने की कोशिश की, खुदा बताने की कोशिश की, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। लेकिन जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत, वहदानियत, कुदरत से टकराएगी, उसका अंजाम सिवाय ख़त्म हो जाने के, तबाह हो जाने कुछ भी नहीं है। और मुसलमान को अपने रब ही की इताअत और उसकी वहदानी, उसकी कुदरत पर ही यकीन रखना चाहिए। और ये एक टॉपिक थोड़ा चेंज था जो मैं, अब आपके ये जो मौजू चला, तो मैं इसमें एक, मैं समझे एक हिंट देकर, और एक साइट है दुनिया में ये जिसका मैंने तस्करा किया है, मैं उस साइट का हवाला देकर निकल गया हूँ। ठीक है, इसको इतना ज़्यादा डिटेल में ले जाने की ज़रूरत नहीं है कि व्यूअर शायद इस चीज़ को मुतहम्मिल ना कर सके, हैं हर चीज़ को, मतलब कि क्योंकि हमारे व्यूअर्स एक नॉर्मल, एक आम पब्लिक है, वो शायद घर बैठे इस वक्त माइक्रोवेव को, इस्त्री को, फ्रिज को, इन चीज़ों को तो समझेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इतना कॉम्प्लिकेशन में चले जाएंगे तो वो फिर एक जेंट्री होगी जो आपके सिलसिले को शायद समझेगी। बाकी ये ज़रूर कहेंगे कि पढ़े लिखे लोग लगता है बैठे हुए आज और अच्छी बातें कर रहे हैं, नई बातें कर रहे हैं। और एक डेढ़ घंटे बाद ये शायद ये कहेंगे, पूछो क्या हुआ, या ये नहीं पता हुआ क्या है, मगर ये ज़रूर पता है कि लिखे पढ़े लिखे लोग तो बहुत नई नई बातें की आज मदनी चैनल पर, तो उसका कोई ख़ास बेनिफिट निकलेगा नहीं। ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को अगर इत्तदाल की तरफ लेकर आए, इत्तदाल की तरफ लेकर आए, हेडफोन नई ईजाद है, अगर आप इसको ओवर यूज़ करेंगे तो आपके कान को नुकसान दे सकती है। स्क्रीन नई ईजाद है, अगर इसको बहुत करीब से देखेंगे, इसको ज़्यादा देखेंगे, आउट ऑफ नेचर जाकर देखेंगे, तो ये आपको अंधा कर सकती है। एक चीज़ आपके कान को आपको बहरा कर सकती है। जिस तरह खाने में आप एहतियात करते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ पीते हैं तो आपकी ज़बान को नुकसान पहुंचा देती है, तो इसी तरह कान को भी अगर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, आंख पर भी ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। और अब तो वो पता नहीं क्या हुआ आ गया, कोई तस्वीर देखी थी मैंने जी, वीआर ग्लासेस, क्या वीआर ग्लासेस, वो मतलब मैं तस्वीर ही देखी है मैंने कि मतलब वो यूं लगा दो तो फिर ये देखो तो आपको ऐसा लगा जैसे कि वो दूरी का नजर आएगा, ऐसा कुछ होता होगा। अपना उसका वेर आप उसको दूर से देखेंगे लगेगा पागल ही हुआ है, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से ही देख रहा है ना, उसको और कुछ नजर आ रहा है, वो देख के वर्चुअल वर्ल्ड होगा। मतलब ये उसके दिल को, दिमाग को, उसकी पूरी सिचुएशन को, यानी ये वो चीज़ें जो इंसान के ब्लड प्रेशर को भी इफेक्ट करेंगी, क्योंकि जो ऐसी सिचुएशन देखेगा और उसके एनवायरनमेंट में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होगा और वो समझेगा मैं ही इन्वॉल्व हूँ इन तमाम तो सिचुएशन के अंदर, तो उसकी हार्ट बीट बढ़ाएगी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी, उसकी आई साइट को कमज़ोर करेगी, उसके दिमाग को किसी काम का नहीं छोड़ेगी। जब एक चीज़, तो ये क्या, ये चीज़ें ऐसी, तो इन चीज़ों को समझना कि एवॉइड करें हर चीज़। यानी जैसा हर पानी पीने के लायक नहीं है ना, है वो पानी, देखेंगे तो आपको इसकी मतलब के कलर में भी फर्क नजर नहीं आएगा, बट उसके अंदर वो चीज मौजूद है पानी के अंदर जो आप नहीं देख सकते, वो उसका माहिर देख सकता है, लिखा है नॉट फॉर ड्रिंक। ठीक है, आप जहाज के अंदर बाथरूम यूज करें, ट्रेन में भी दिखा, ठीक है ना, लिखा होता है नॉट फॉर ड्रिंक, सिर्फ हाथ धोने के लिए पानी है। तो बात चीजें सिर्फ हाथ धोने की हद तक है, पीने के लिए नहीं होती। मुस्तामल पानी वो वुजू के काबिल नहीं रहता, गुस्ल के काबिल नहीं रहता। ठीक है, तो मेरी सिर्फ कहने का मकसद ये है आप सबसे, मेरे जो हमारे नाजरीन हैं, कि
किस चीज का कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, और जो हमारी नेचुरल चीजें थी, जैसे इन्होंने एक मिसाल दी और हमने चंद चीजें दी कि जैसे फर्श पर सोना है चटाई का बिछोना, कभी खाक ही पे सोना, है चटाई का बिछोना, कभी खाक ही पे सोना, कभी हाथ का सिराना, मदनी मदीने वाले। सोने का वो अंदाज जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत से साबित है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि यही सोने का वो अंदाज है जो इंसान को फिजिकली फिट रखेगा। इसी तरह खाने का वो अंदाज जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया, किस तरह खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, उसकी तरफ जाएंगे। जैसे पेट का कुफले मदीना की हमें डॉक्टर सलमान ने एग्जाम्पल दी, इसी तरह आदाब ताम अमीर सुन्नत की किताब, क्योंकि खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोर देन 80% जो डिजीज है, बीमारियां हैं, उसका ताल्लुक मैदे से है। सही है सब, अगर मैं गलत ना हो तो सारी चीजें खाते हैं तभी तो बीमार होता है। खाते हैं, वो चीजें ब्लड में जाती हैं, तो ब्लड फिर रिएक्ट कर रहा होता है। अगर पॉजिटिव चल रहा होता है तो आप अपने आप को फ्रेश फील करते हैं, और अंदर में कोई नेगेटिविटी पैदा हो जाती है तो आप अपने को निढाल और कमजोर फील करते हैं। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये, जो हमारा आज के सिलसिले का जो मैं एक उसको लेकर जा रहा था, कि ये जरूर देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी इस्तेमाल करनी है, फिर करनी भी नहीं करनी। अब हमारे हर चीज़ माइक्रोवेव की नज़र हो गई है, माइक्रोवेव के अपने साइड इफेक्ट भी हैं। डेफिनेटली एक वेव है, एक इलेक्ट्रॉनिक शुआ है जिससे वो चीज़ तैयार हो रही है। और फिर तो बर्तनों की तरफ भी जाना पड़ेगा। जब जो बर्तन आए एक से एक, तो अच्छे होंगे बर्तन, लेकिन डायरेक्ट एक मेटल से बनते हैं। जरूर ये जो प्लास्टिक की बोतल जो होती है, मिनरल वाटर की जो हम यूज करते हैं, उसका सेकंड यूज जो है वो हार्मफुल है, यानी पहली दफा यूज करके खत्म कर दें। इसमें जरूर एक कॉल लेते हैं, उससे पहले मैं गुजारिश ये करता चलूं जो आपने फरमाया खाने से रिलेटेड, कि एक रिसर्च के मुताबिक डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो अस्पताल होते हैं वो 60% बेड उन अस्पतालों के उन मरीजों से भरे होते हैं जो कि गंदे पानी या गंदे खाने की वजह से बीमार हुए। आइए कॉल लेते हैं, उसके बाद अपने सिलसिले को आगे चलाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सगे अत्तार मोहम्मद फ़ारूक अत्तारी हिंद आमिरी काबीना कोला डिवीज़न से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिला मिसाली मुआशरा मौजू वापसी और गुफ्तगू बड़ी बारीक हो रही है। हो सकता है कई नाज़रीन को समझने में दुश्वारी होती होगी। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिन जिन सुन्नतों को आज से 1450 साल पहले बता दिया, चाहे अब साइंस उससे रिसर्च करने में कामयाब हुई हो या ना हुई हो, ये तो बरहक है कि इसमें फ़ायदा है, इज़्ज़त है, अज़मत है, बरकत है। हमें चाहिए कि हम प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। जी हुजूर, आपकी बात को डर कर दिया उन्होंने आपकी बात को सपोर्ट कर ये दिया। थोड़ी देर पहले की कॉल होगी, शायद मेरी बात से पहले कॉल आई, लेकिन एक नेचर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अपने सोबान भाई के उनसे एटलीस्ट छुड़ाया नहीं जा सकता, कौम को छुड़ाया नहीं जा सकता। मतलब सिगरेट जो खुद एक प्रोडक्ट ही अपने अंदर बोलती है कि मैं मौत का बाइस हूं, मैं कैंसर का बाइस हूं, जब कौम वो नहीं छोड़ रही है। तो उसने लिखा हुआ था सिगरेट का जो दिन वगैरह मनाया जाता है कि ये वाहिद प्रोडक्ट है जो अपने खरीदने वालों में से आधे को मार देती है। हाँ, इसके बावजूद भी इसकी प्रोडक्शन कम नहीं हो रही और लोग इसको यूज कर रहे हैं, जबकि ये जो पल्मोनरी फेफड़ों का कैंसर था, ये जो मैंने पढ़ा है कि ये नायाब बीमारी हुआ करती थी, और इस वक्त ये मर्दों के अंदर कैंसर में सबसे ज्यादा फैलने वाला कैंसर है, और डॉक्टर ये कहते हैं कि इसकी वजह जो है यही। तो अब इसमें तो औरतें भी इन्वॉल्व होगी ना, क्योंकि शायद मर्द के साथ साथ औरतें पीछे, की औरतों को तो वो पीछे रहने का शौक नहीं है, इनको आगे बढ़ने का शौक है, तो ये भी अपने फेफड़े बर्बादी करेंगी और शायद ज्यादा जल्दी इनके फेफड़े बर्बाद होंगे मर्दों के मुकाबले में, जिस तरह की इनकी फिजिकली चीजें होती हैं। जी, सब कुछ डिफरेंट है, तो ये होती है। तो ये मतलब कि वो मर्द की देखा देखी बहुत सारे काम करने जाती हैं, यानी जब ये नेचर, वो बात वही है कि नेचर से ना हटे। जब मर्द नेचर से हटकर औरतों वाले मामलात में जाएगा तो भी नुकसान उठाएगा, औरत जब भी नेचर से हटकर मर्दों वाले मामले में जाएगी तो नुकसान उठाएगी। अब इसको आप भले किसी भी उन्वान पर ले लें मेरी इस बात को, लेकिन
वापसी आना यही है आपको, जो मैंने आपको अर्ज की है इंशाअल्लाह। अच्छा भाई साहब, जैसा भी आपने बयान फरमा फीमेल से रिलेटेड, अब जैसे आजकल स्किन वाइटनिंग, चेहरा रंग गोरा करना, रंग गोरा करने का बड़ा कंसेप्ट है, बहुत सारी मार्केट में क्रीमें अवेलेबल हो गई हैं, फेस लिफ्टिंग, धारियाँ, चेहरे पे झारियाँ आ जाती हैं, वो ख़त्म करवाना, इसकी वजह से जो फीमेल्स के अंदर जो है दानों के अमराज, स्किन के कैंसर, ये बढ़ने शुरू हो गए। अब डॉक्टर साहब, इसमें ओल्ड एज के वक्त जब झुर्रियां आती हैं उसको दोबारा से स्किन टाइटनिंग करना, हुजूर 568 बिलियन यूएस डॉलर की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। मैं अभी खुले आंख से लेला कहते कहते मैं एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए रिसर्च कर रहा था। 568 बिलियन यूएस डॉलर। ये क्या है डॉक्टर सलमान? बिजनेस है ना, बिजनेस। बिजनेस में एक ये है कि आपकी वीकनेस से फायदा उठाया जाए, नेचुरल वीकनेस जो आपकी थे, आपकी जो डिजायर्स हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं जी, इसका एक रेट है, सही, इसकी एक अपनी प्राइस है, ठीक है। और औरत की सबसे बड़ी वीकनेस जिसको हम शुमार करेंगे ना, लिस्ट बनाएंगे, तो उसमें ये है कि वो खुद को अच्छा दिखाना चाहती है, मैं अच्छी नजर आऊं। ये मर्दों में कम, औरतों में ज्यादा होगी। अब उसकी इस वीकनेस को से फायदा उठाएगी बिजनेस इंडस्ट्री, उस पर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री डेफिनेटली आ जाएगी। और जब ये आएगी तो ये वो चीजें देगी कि वो, अच्छा फिर वो ऐसा होता होगा कि ये स्क्रीन पर इस तरह करके देते होंगे कि पहले जैसे काला रंग दिखा दिया और फिर क्रीम के बाद गोरा रंग दिखा दिया होगा, तो वो बेचारी लगा लगा के सोती होगी कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो फिर ज्यादा कहते कि ये 2 नंबर की 1 नंबर की लेकर आओ। क्योंकि जितनी कॉस्मेटिक्स के अंदर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक चीजें जाती हैं, कम प्रोडक्ट में जाती हैं। वैसे इसीलिए 3 नंबर 4 नंबर पे हम कलाम कर रहे हैं कि वापस हम नेचुरल ब्यूटी पे आ जाते हैं, इन चीजों पे ना जाया जाए, इनकी कॉम्प्लिकेशंस। हाँ, यही कि ये जो चीजें है ना, ये इंसान की तबीयत को, स्क्रीन को, जैसे पहले जमाने में जब हम माहौल में नहीं थे तो बालों को दुरुस्त करने के लिए क्रीमें यूज आती थी और जेल है, पहले क्रीमें आती थी, नाम है मुझे पता है उसके नाम क्या है, ठीक है। तो आई वॉज अ यूजर, ठीक है, वहां वो ही कह रहा हूं, ठीक है, मैं इसका यूजर था, मुझे पता है जेल क्या है, क्रीम क्या है, जेंट्स कॉस्मेटिक्स क्या है, जेंट्स कॉस्मेटिक, ये सब मतलब ये देखी हुई नहीं है, ये यूज की हुई चीजें हैं। वैरायटी बहुत बढ़ गई है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मैं आपसे जो कह रहा हूं, ये बिफोर 1991 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 1991 के बाद इन चीजों से सच को अलाका ना रहा, लेकिन मैं ये जरूर समझ सकता हूं कि जब 1990 और 1991 के अंदर, यानी हम जब घूमने फिरने जाते तो हमारे पास बाकायदा जेंट्स कॉस्मेटिक्स के बॉक्सेस हुआ करते थे, ठीक है। तो अब कितना अरसा हो गया, उसके बाद तो एडवांस पर एडवांस है ना, तो कितना आगे निकल गया होगा। तो क्या मेल क्या फीमेल, तो ये चीज आगे, लेकिन फीमेल में ये चीजें ज्यादा बढ़ रही होंगी, और पहले भी माजी में थी तो अब ऑटोमेटिक बढ़। लेकिन इन सब के अब वो जो बालों के ना, ये बाल आपके वाइट कर देगी ये चीजें आपके। और जब एक आया था एक टाइम पर वो बाल ब्राउन करना, कलर से बाल ब्राउन होते थे, ठीक है ना, हम उस चक्कर में भी पड़े थे। तो उसका नतीजा आखिर क्या निकलना है कि जब वो ब्राउन खत्म होना है तो ब्लैक नहीं आना है, उसने व्हाइट आ जाना है। थोड़े समय उस ब्राउन उसने आपके ब्लैक को खत्म करके व्हाइट ले आना है, या फिर उसने आपके बाल उतार देने, या क्रीम लगाओगे तो वो क्रीम आपके कलर को आगे ले जाकर आपकी कलर की जो नेचुरल है उसको खत्म कर देगी। फिर वो जो कालापन आएगा ना, तो कालापन के बारे में फिर आप आईने में देखें, ये कहना जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के है करतूत, ये हाथों के करतूत है। फिर अपने अब को दूसरी क्रीम आएगा, कोई कान में बोले अब वो क्रीम लगा ले, तो फिर वो समझो कि वो काले के ऊपर है ना, फिर बिरू धब्बे निकलेंगे। तो फिर एक नतीजा आएगा कि मुंह है ना मुंह है किसी के दिखाने के काबिल, फिर इस तरह हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया है, तो ऐसा अब इसमें तेल का इस्तेमाल करना कैसा? एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही था कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी जो प्रमोशन जिस अंदाज में कर रही है वो यही है कि वो यही कह रहे हैं कि हमने नेचुरल प्रोडक्ट्स इसमें लेकर आ गए,
यानी फिर वही वापसी, अगर हम तेल की बात करें तो आपने बोलते हैं हमारे इसमें फला फला तेल मौजूद है। नहीं, अभी तक इसमें नेचुरल में इसमें नहीं आया कि तेल भी कुछ सिंथेटिक आ गया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम में जो इंक्लूड करके बता रहे हैं कि इसमें फला फला ऑयल मौजूद है, इसको आप यूज करें, सिंथेटिक है। मतलब इसमें निगरानी शुरा के साथ एक सिलसिला हो रहा था, मैं हाजिर था उसमें। निगरानी शुरा ने एक बात बड़ी जबरदस्त इरशाद फरमाई। आपने हुजूर इरशाद फरमाया था कि आपका सफर रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह आप जाते हैं दावत इस्लामी के इस मदनी पैगाम को लेकर। तो ये जो आपने फरमाया था कि ये चीज एक हाउस होल्ड के बजट के ऊपर भी प्रेशर होता है, यानी हम जब देखते हैं वॉशरूम के अंदर या किसी ऐसी जगह के ऊपर, तो वो सारा जो केस होता है वो भरा होता है इस किस्म की चीज़ों से। और आमतौर पे यानी गुफ्तगू चली थी गालिबन परफ्यूम से, कि परफ्यूम जो है वो जो शरई तौर पे फीमेल परफ्यूम की वो रंग ज़्यादा हो और उसकी खुशबू बहुत कम हो, ना फैले, और मर्द का परफ्यूम जो हो उसका थोड़ा सी खुशबू फैल जाए, तो ये फिर वो इतना ज़्यादा औरत के लिए बेखुशबू हो। और तो उसमें यानी इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, वो हाउस उसका इकोनॉमिक सारा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, इतना ज़्यादा उसको प्रेशर पड़ता है उसके बजट के ऊपर इस कॉस्मेटिक्स की वजह से, कि ना सिर्फ जिस तरह आपने फरमाया सेहत का एक खराबी आती है, बल्कि उसका बजट भी हाउस होल्ड का डिस्टर्ब हो जाता है। अगर वो बहुत अमीर हो तब भी वो एक रेस शुरू हो जाती है, देख के फला ने लगाया तो मैं लगाऊं, इस तरह लगाऊं, तो वो माशरे के अंदर भी एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इसमें क्रिएट। देखिए हुजूर, सादगी है ना, सादगी में खुद खूबसूरती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सादगी मुबारक मिसाली थी, और आप जैसा हसीन व जमील ना था, ना है, ना होगा। सादगी में खुद एक हुस्न है, और सादगी के साथ अगर आप जीते हैं तो आपकी सादगी में आप माशी तौर पर भी मुस्तहकम है और फिजिकली भी मुस्तहकम है। दिखने में भी आपकी सादगी जो है ना, वो आपके नेचर को रिप्रेजेंट करती है। यानी आपने जो लिबास पहना है ना, आपका लिबास आपकी मेंटलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन कि मेरी अपनी समझने वाली बात कर रहा हूँ, जो मेरी अपनी सोच है, आपके मोबाइल फ़ोन की ट्यून है ना, ये भी आपकी मेंटलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। आपकी ड्रेसिंग आपकी मेंटलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। आप जो खाना खा रहे हैं वो भी आपके मेंटलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, आपके नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी आपकी बहुत सारी चीज़ जो नज़र आ रही है ना, ये आपकी मेंटलिटी को, इवन कि आपका बोलना आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जालिन उसने कहा था ना, तो बोल के मैं पहचानूं कि तू है कौन। आदमी बोलता है तो वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि ये मैं हूं। तो ये चीजें होती हैं। तो अर्ज यही है हुजूर, इसमें एक चीज मैं गुजारिश करूंगा आपसे, जो आपने फरमाया ना कि ये वाकई अल्फाज, कपड़े, मोबाइल फोन, ये सब चीजें आपकी शख्सियत की रिप्रेजेंटेटिव होती हैं। देखें हुजूर, इस वक्त दुनिया के जो टॉप के रिचेस लोगों का उन्होंने शुमार किया ना, उन्होंने एक पिक्चर बनाई, उसमें 2-3 लोग थे और नीचे लिखा कि ये मतलब जो अफराद दिखाए जा रहे हैं ये दुनिया की हर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बड़े से बड़े हवाई जहाज से लेकर यहाँ तक, लेकिन इनके जिस्म पे कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि ब्रांड बहुत ज्यादा लोग क्रेजी होके लेते हैं। हुजूर, कभी कभार वाकई ऐसे हो जाता है कि लाइफस्टाइल को आप इतना ज्यादा ड्रैग करके खींच के ऐसी जगह पे ले आते हैं कि उसको निभाने के लिए आपका सब कुछ तबाह हो जाता है। ये गरीब हो का अमीर हो, बात अचकी में अमीरी और गरीबी की नहीं है। जिसने दिखाया है उसकी अपनी सोच थी। यहाँ बात अमीरी और गरीबी की नहीं है, यहाँ बात एहसास की है। किसी को एहसास बरतरी हो जाता है, किसी को एहसास कमतरी हो जाता है। ठीक है, ये एहसास कमतरी होता है जो आपको बहुत सारी चीज़ों की तरफ ले जाता है कि नहीं मैं भी ये रखूँगा, मैं भी ये रखूँगी, मैं भी ये रखूँगा, मैं भी ये रखूँगी, क्योंकि वो इन आर्टिफिशियल और मसनूई चीज़ों के ज़रिए खुद को सोसाइटी के अंदर खड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है। और एक होता है एहसास बरतरी वाला, कि उसको पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए, लोग इस वजह से मेरे पीछे हैं, और वो मतलब कि अपने आप को फिर वो नीचे लाने की पोजीशन में नहीं होता कि मैं कैसे नीचे आ सकता हूँ। ये तो चीज़ें ही बनी हमारे लिए हैं, ये तो कार बनती हमारे लिए है, ये तो ब्रांड निकाला ही हमारे लिए। ये छोटे आदमी का ब्रांड से काम ही क्या है। तो ये चीज़ें होती है, दोनों चीज़ें गलत होती है। वरना गरीब एक आम आदमी जिसके अंदर इतनी पोजीशन नहीं है, उसे ब्रांड का नाम सुना होता है ना, उसका ब्रांड की तरफ कभी जाना होता है। और बाज़ लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो अब सिर्फ ये नहीं, ये अपनी अपनी आदतों पर मुनहसिर है। आज भी मिसवाक इस्तेमाल करने वाले दुनिया में आई थिंक लाखों की तादाद में होंगे। ठीक है, आज भी मतलब कि इस तरह की ओरिजिनलिटी की तरफ, जो सही चीज़ें तो तरफ जाने वाले लोग लाखों की तादाद में होंगे, जिन्होंने टेक्नोलॉजी, जिद्दत और इन चीज़ों को ओवर यूज़ किया,
या जिनको इस्लाम ने यूज़ करने से मना किया था उसको इस्तेमाल किया, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर आप नुकसान उठा रहे होंगे, ख़ास उसका ताल्लुक सोने से हो, खाने से हो, पीने से हो। हुजूर यहाँ पे एक क्वेश्चन करके मैं कॉल की तरफ जाता हूँ। इसका मतलब हुजूर ये हुआ कि एक पिक्चर अगर मैं पेंट करूँ आपके सामने, एक पिक्चर पेंट करता हूँ, वो पिक्चर ये है कि गाँव का माहौल है, दूर दूर तक खेत हैं, आप देखते हैं तो आपको सूरज तुलू होते भी नजर आता है, गुरूब होते भी नजर आता है, फसलें उगी हुई हैं, एक बड़ा बरगद का दरख्त है, उसके नीचे बड़ा सा मंजा है, उसके ऊपर सारे बुजुर्ग सारे लोग बैठते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नौजवान करते हैं, मोबाइल फोन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, चाटी की लस्सी होती है, साग की रोटी है, उसके ऊपर मतलब साग है और वो रोटी है, और इस तरह करके आप पैदल ही जा रहे हैं, मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट आपके पास है वो साइकिल है। वहां पर इंतहाई बूढ़ा शख्स भी वाडियां कर रहा है, वो जो गंदम को काटते हैं पंजाब में आज का सीजन आने वाला, वाडियां कहते हैं, ये कोई आसान काम नहीं होता, इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन 60 साल के बाबा जी बड़े इजीली उस काम को कर रहे होते हैं, नौजवानों के हड्ड पैर भी ऐसे जवान होते हैं वो, और ये एक लाइफस्टाइल है। आप ये कह रहे हैं कि इस लाइफस्टाइल की तरफ बेशक वापस ना जाएं, इसी लाइफस्टाइल में रहे जिस लाइफस्टाइल ने आज मतलब मैं क्या अर्ज करूं कि मतलब आप समझते हैं कि बच्चों की शरह पैदाइश में कितना कंप्रोमाइज हो गया है। पहले माई साहिबा के 10-12 बच्चे होते थे, माई साहिबा की हड्डियों में आर्थराइटिस नहीं था, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं था, माई साहिबा बिल्कुल फिट रह के पूरे घर का किचन संभालती थी। और आज हालात क्या हैं, दुनिया के ममालिक परेशान है, मैन पावर कैसे लेकर आए, मतलब वापस जाना उसी पिक्चर में फिट ना हो। अब 2-3 थ्योरी को साथ लेकर चल रहे हैं। एक दुनिया ऐसी है जो मैन पावर कैसे लेकर आ रहा है, एक दुनिया ऐसी है कि मैन पावर खत्म किया जाए, वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की सोच रहे हैं। जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश की उन्होंने 50-60 साल के बाद जाकर पॉपुलेशन बढ़ाने पर उन्होंने गिफ्ट देने शुरू कर दिए कि भाई कुछ करो, क्योंकि इंसान अपनी अक्ल को शरीयत के हुक्म के ताबे कर दे। तो इसमें रियासतें भी कामयाब हैं और इसमें ही हमारी भलाई है। आप जो कह रहे हैं ना, आप मुझे गांव लेकर चले गए फोटो बनाकर, ठीक है, मेरे समझ में तो मेरे यहाँ का खान साहब भी आ रहा था जो मेहनत मजदूरी करता है और बाकायदा मतलब ये चिरबी भी पी जाता है ना घोल कर, तभी उसकी हजम हो जाती है। असल में मेहनत और मजदूरी, हमारा लाइफ स्टाइल बदला, और लाइफ स्टाइल बदलने के साथ क्योंकि हम आराम पसंद ज़्यादा हो गए और हमने ग़िज़ाएं वो ले ली जो ज़्यादा मेहनत करने का तकाजा करते थी, तो यूँ हम मतलब के निढाल हो गए। तो हमारा जो टॉपिक है ना, ये आई थिंक कि ये शायद कई चीज़ों में इस वक्त हम घूम रहे हैं। हम मेडिकली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ों में घूम रहे हैं। और जब हम जिसको वापसी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम अपने सिलसिले पर भी वापसी आए, अपने प्रॉपर टॉपिक पर भी अगर हम वापसी आए, तो हमारा टॉपिक यही बनेगा कि जो इस्लाम और दीन ने जिन चीज़ों को इस्तेमाल करने, बरतने और अपने आदतें बनाने का हमें दर्स दिया है, हमें उस तरफ आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा अगर हम एक हेल्दी और गुड वेल्दी और जहनी और कल्बी सुकून और राहत के साथ अगर हम जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हमें अपने इस्लाम और दीन की बातों की तरफ आना पड़ेगा। यानी किसी ने बड़ी प्यारी बात अगर आपको सब लगेगी कि अगर आप मतलब यूं समझिए, आप एक खलीफा को, एक बादशाह को उसकी रियाया ने कहा कि तू हमारे साथ वो बर्ताव क्यों नहीं करता जो बर्ताव अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अपनी रियाया के साथ करते थे। उससे जवाब दिया कि तुम उस वक्त की रियाया जैसे अमल क्यों नहीं करते, तुम उस वक्त की रियाया जैसा अमल कर लो तो हमारा बर्ताव भी उस जैसा हो जाएगा, है ना। क्योंकि हुक्मरानों के दिल अल्लाह के दस्ते कुदरत में, इनके दिल भी अल्लाह हमारे दिल तुम्हारी तरफ फेर देगा और हम तुम पर वही शफकतें करेंगे जो वो क्या करते थे। तो असल में वो है ना कि वो हम बहुत सारी, जैसे कि मुंह से बदबू आती है लोगों के, तो उन्होंने चीगम खाना शुरू कर दिया। उन्होंने मतलब कि वो इस तरह की वो टैबलेट्स लेनी शुरू कर दी। उन्होंने मैदे का इलाज नहीं किया, इन्होंने कूड़े के ढेर के ऊपर खुशबू से लिपटी हुई एक सफ़ेद चादर डालने की कोशिश की है, और थोड़ी देर में जब वो चादर बोसीदा हो जाएगी और उसकी खुशबू ज़ायल हो जाएगी तो फिर से वो बदबू का भपका निकलेगा।
मैदा साफ करने के बजाय या उन ग़िज़ाओं को छोड़ने के बजाय जो इनके पसीने में बदबू लाती है, क्योंकि पसीने की बदबू में भी ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं, या मैदा सही करने के बजाय तो ये आर्टिफिशियल च्युइंगम खाना, ये दीगर चीज़ें खाना, मुंह में स्प्रे आ गया, मुंह में वो कुछ और वो क्या कहते हैं वो माउथ वॉश। अच्छा, मैं ये ज़रूर अर्ज़ कर दूं कि हर टेक्नोलॉजी या हर चीज़ गलत नहीं होती। हर कंपनी जो बनाती कंपनियां वो चीज़ें ज़ाया नुकसान करने के लिए नहीं होती। बाद चीज़ों के नुकसानात नहीं भी होते नॉर्मली, लिहाजा कोई ऐसा ना लगे ये जितनी भी ये चीज़ें हैं वो सारे के सारे नुकसान के बायस होंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ नुकसान के बायस हो। हम जो भी बात करेंगे वो जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू पे करेंगे और हालात और वाक़ियात को सामने रखकर हम करने की कोशिश। यहाँ पर मैं एक कॉल लेंगे। मैं पहले निगरान शुरा का गोल्डन जो सेंटेंस लगा उसको रिपीट कर दूं। वो ये है कि इस्लाम इज़ द स्टैंडर्ड। साल कोई भी हो, अगर इस्लाम को स्टैंडर्ड बनाकर चलेंगे तो वो अंदाजे ज़िंदगी बेहतरीन होगा। इस्लाम, अब सही कह रहे हैं, इस्लाम स्टैंडर्ड है, मगर यही इस स्टैंडर्ड को जो मॉडल बयान किया गया वो कुरान करीम में ही बयान हो गया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक अब ये पूरी सीरत है। अब आप अपने अगर जिंदगी का जायजा लेते तो उसमें पहनना भी है, खाना भी है, पीना भी है, उठना भी है, बैठना भी है, इबादत भी है, मामलात भी है, अखलाकियात भी हैं, कमाना भी है, तिजारत भी है, ज़राअत भी है, हर चीज़ आ जाती है। माँ बाप का भी मामला है, दोस्तों का भी मामला है, शादी भी है, औलाद भी है, एवरीथिंग, तबलीग भी है, दीन भी है, दीन के ये सारे मामलात भी हैं, सब कुछ। आपको हर चीज़ की एग्जाम्पल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल में आपको मिलेगी। और कौल की जो मैंने बात की, इसमें बिल्कुल मेरे जहन में यह बात थी कि एक कौल ये भी है इरशाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, जिसमें आपने सहाबाए कराम को रोल मॉडल दिया। ठीक है, कुरान ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाया और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ, वज़ाहत के साथ अपने सहाबा के बारे में फरमा दिया कि इनमें किसी एक की पैरवी कर लो, हिदायत पा जाओगे। तो अब उनकी ज़िंदगियों के भी अलग अलग अंदाज हैं, मतलब हर एक का एक है ना। अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी भी अपनी जगह पर है, हज़रत बिलाल हबशी की ज़िंदगी भी अपनी जगह पर है, सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी भी अपनी जगह पर है, हज़रत अनस की ज़िंदगी भी अपनी जगह पर है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी भी अपनी जगह पर है, हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी भी अपनी जगह पर है। ठीक है ना, तो ये रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सबकी अपनी अपनी एक है। तो ये अपने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत के अंदर हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब घर तशरीफ़ ले जाते हैं और जब इनका देखा कि घर में कोई दुनियावी साजो सामान नहीं है, तो आपका एक जुमला था हिस्टोरिकल, आपने फरमाया अबू दरदा सब बदल गए सिवाय तुम्हारे। तो उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, वो ज़ुहद और उस चीज़ में वो अपने मिसाल रखते थे। ठीक है ना, तो ये है। तो हमारे लिए ये चीज़ें हैं, इसके लिए मुताला बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा मैं अर्ज करने लगा था हुजूर कि इसका आपकी बात से तो लगता है कि स्टेट ऊपर, स्टेट के लोग हों, स्टेट फंक्शनरीज हों, रियाया हो, साइंसदान हो, इकोनॉमिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब स्टैंडर्ड को तो तभी कंप्लाई करेंगे ना जिस वक्त उन्होंने स्टैंडर्ड पढ़ा होगा। पढ़ने के लिए मैं आपको दो किताबें, एक तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बहुत अच्छी किताब है, सीरत मुस्तफ़ा मक़ततुल मदीना की है, बहुत अच्छी किताब है, वो देखें। और मक़ततुल मदीना किताब है अल्लाह वालों की बातें, सुभान अल्लाह, ये लें। तो इसी तरह बाज़ किताबें में अच्छे आशिकाने रसूल की लिखी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तारीख भरी हुई है, बुजुर्गों की अरबी किताबें हैं। हुजूर यहाँ पे मैं माशाल्लाह पिछले दिनों जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से आपकी मुलाकात हुई, क्लिप वायरल हुआ, वो एक मिसाल दूंगा मदनी चैनल के नाजरीन को। वो क्लिप आप देखिए और देखिए दावत इस्लामी इस चीज़ को कैसे प्रोपोगेट करना चाह रही है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मिले, निगरान शुरा ने उनसे नमाजों के हवाले से पाबंदी, स्टेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर निसाब के हवाले से बात की, उनकी जो ओपिनियन थी दावत इस्लामी के बारे में वो कितनी पॉजिटिव थी कि दावत इस्लामी, कुरान और सुन्नत की आलमगीर मदनी तहरीक आज हर लेवल के ऊपर इस चीज़ को कितना प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रही है और हम किस हद तक इसमें कामयाब हैं ये तो हमारे रिजल्ट्स ही बताते हैं। बिकॉज वी मेजर
the performance of any leader and performance of any movement with respect to the promises and deliver, कि हमने आपसे वादे क्या किए थे और हमने आपको डिलीवर क्या किया। आज 38 इयर्स हो चुके हैं दावत इस्लामी को बने हुए। अमीर अहले सुन्नत ने हर साल में, हर दफा में, हर स्टेप में, हर लेवल में जैसे जैसे जमाना तरक्की करता गया दावत इस्लामी को अडेप्टेबल रखा। आज दावत इस्लामी के अंदर आपको डिजिटल रेवोल्यूशन भी नजर आएगा। हम मदनी चैनल पर बैठकर आपसे बात कर रहे हैं, हमारी iOS के ऊपर, एंड्रॉइड के ऊपर, प्ले स्टोर के ऊपर, आईफोन के स्टोर के ऊपर कैसी जबरदस्त एप्लीकेशंस मौजूद है। दावत इस्लामी, दीन इस्लाम की जो पिक्चर आपके सामने पेंट कर रही है रिमार्केबल है। हमारी डेस्कटॉप के ऊपर जो दावत इस्लामी की वेबसाइट है आपको दुनिया की ज़ख़ीम तरीन लाइब्रेरी ऑफर कर रही है। हर टॉपिक के ऊपर हमारे पास इस वक्त मौजूआत मौजूद है। मुझे एक मुआशरे के बासर फर्द ने यह जुमला डिलीवर किया कि दावत इस्लामी का मदनी चैनल कितनी वाइड अरे ऑफ प्रोग्राम्स देता है। मदनी क्लिनिक के अंदर डॉक्टर साहिबान बैठे हुए हैं, इस्लाम और साइंस मौजूद है। मदनी मुज़ाकरे के अंदर अमीर अहले सुन्नत किस तरह जबरदस्त अंदाज से हर टॉपिक को डिस्कस करते हुए जा रहे होते हैं। निगरान शुरा के प्रोग्राम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। आइए एक कॉल लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबाइना नूर अताया मलिक एंड कराची से बात कर रही हूँ। प्यारे पापा जान की खिदमत में जज़ाकल्लाहु खैरा पेश करती हूँ कि आपने मदनी मुनियों और मुन्नों की तरबियत के लिए चैनल का आगाज कर रहे हैं। ये हमने आज रात 12 बजे की मदनी खबरों में निगरान शुरा हाजी हबीब अतारी को फरमाते हुए सुना, तो हमने नियत कर ली है कि हम 10,000 रुपए मदनी मुन्नियों और मुन्नों के चैनल के लिए देते हैं। हम 10,000 रुपए कैसे भेजें, हमारी रहनुमाई फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह अल्लाह, ये कौन सी खबर चल गई? इन्होंने देखी हुजूर जी ने बोला है, कुछ तो चला होगा तभी बेचारों ने देखा होगा। अभी असल में हमारी मुशावरत जारी है कि आपको इसी मदनी चैनल पर जो आप देख रहे होते हैं, हम 3 घंटे या 4 घंटे की आफ्टरनून में, सेकंड हाफ में 2 बजे के बाद यूँ समझे, हम आपको बच्चों के मदनी मुन्नों के सिलसिले में दिखाएं 3-4 घंटे। तो ये हम कोशिश करेंगे कि आपको ये सिलसिले दिखाएं। इसके लिए हमारे बाकायदा एक अलग से शोबा बन गया है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको इन्हेंस करेंगे, बढ़ाएंगे। और जब हमारे पास 8 घंटे का कंटेंट डेली, रोज़ाना के 8 घंटे 10 घंटे का हमारे पास कंटेंट जमा हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह बंगला है, इंग्लिश है, उर्दू है, इसी तरह एक और हम आपको चैनल देंगे, वो इंशाल्लाह मदनी मुन्नों का मदनी चैनल, यानी बच्चों का मदनी चैनल, मदनी चैनल फॉर किड्स, वो इंशाल्लाह हम आपको देने की नीयत रखते हैं। क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि बच्चों के अपने अपने टाइमिंग होते हैं और वो सारे, हम उसको सिर्फ 1 घंटा दिखाएंगे तो हर कोई उसी घंटे में बैठे, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल बच्चों का एक अंदाज़ होता है कि बस दोपहर के बाद ये टाइम दे देते हैं या जो भी होगा। फिर पूरा दिन एक वक्त आएगा फिर इंशाल्लाह पूरा दिन एक आपका ऑप्शन होगा कि अगर आप बच्चों को बिठाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहेंगे कि बच्चे उल्टे सीधे कार्टून और उल्टी सीधी एनिमेटेड पिक्चर्स और उल्टी सीधी यानी कि गैर अखलाकी, गैर शरई चीज़ें देखने के बजाय हम उनको उस तरफ लेके जाएं। मैं इसको यूँ समझता हूँ कि मेरा छोटा सा नवासा है सिद्दीक, वो रो रहा था, वो बहुत मतलब बेचैन था, रो रहा था। तो मेरे पास मोबाइल में वो गुलाम रसूल वाले जो हमारे जो एनिमेटेड मदनी खाके उसकी एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड की हुई है, तो वो मैंने उसको दिखानी शुरू की और वो चुप भी हो गया और बिल्कुल चला, वो देख ही रहा है, एक ख़त्म तो दूसरा शुरू, दूसरा का तीसरा शुरू। अब मैं देख रहा था यार ये ना ये रोना भी भूल गया, ये इधर उधर भागना दौड़ना भी भूल गया। तो ये इंटरेस्ट तो बच्चों में है क्योंकि उनको वो चीज़ें देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अब ये इतना इंटरेस्ट, और हमने भी देखा है जब ऐसी चीज़ें टीवी पर आती है मदनी चैनल पर तो बच्चे दौड़ कर आ जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो बच्चों की साइकी है, उसकी एक अपनी नफ्सियात है और ज़ाहिर है कि मदनी चैनल सबके लिए, और हमारा जो अज़म है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, उसमें डेफिनेटली हमारे कौम के बच्चे भी शामिल हैं। तो उनकी तामीराती सिलसिले हों, एजुकेशन से रिलेटेड हों, फिज़िकली इनको मेंटली फिज़िकली
और दीगर चीज़ों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई हैं, हमारी मुशावरतें जारी हैं। इंशाअल्लाह जल्द हम आपको इसमें प्रोग्रेस मदनी चैनल पर आपको नज़र आएगी। वो 10,000 रुपये, अब वो 10,000 रुपये अभी तो फिलहाल बेटे सब मदनी चैनल ही के, आपसे ही ज़रूर रिक्वेस्ट है, मदनी मुन्नी खैर वो तो नाम आवाज़ से लगता है कि बालिगा नहीं है, तो ये अगर अपनी रकम देना चाहे तो नहीं दे सकती, जो इनकी मिल्क हो। वालिदैन अगर बच्ची के ज़रिए देना चाहें तो आप दावत इस्लामी को दें, कि दावत इस्लामी के ही मदनी अतियात से, चंदे से मदनी चैनल चल रहा होता है, तो आप यूं करें। और आप भले ये नीयत करके दें कि ये पैसे मैं मदनी चैनल में खर्च हों तो अच्छी बात है, या अगर आप मदनी चैनल ही में देना चाहें तो फिर इस्लाम भाई को ये कह दें कि ये मदनी चैनल का जो अकाउंट है उसमें जमा करवा दिए जाएँ, तो इंशाल्लाह आपके यहाँ के इस्लाम भाई ये बता देंगे, अल्लाह ने चाहा तो। जी दूसरी कॉल दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान अत्तारी साहब की बारगाह में सवाल है कि मिसाली मुआशरा बनाने के कौन से इक़दाम होने चाहिए? मिसाली माशरा, माशरे को मिसाली बनाने के जो भी उसूल हैं, ये वही उसूल हैं जो शरीयत ने हमें बयान किए हैं। शरीयत जिस मिसाली माशरे को पसंद फरमाती है वो पाकीज़ा है, वो हया वाला है, वो एक दूसरे के काम आने वाला है। ये शरीयत इस तरह की, और ये इबादत तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो माशरा हमें अता फरमाया कि ये है माशरा, इस तरह रहना, इस तरह जीना, इस तरह अपने मामला तय करने, तो जब तक वो चीज़ें नहीं आएंगी तो ये मिसाली बन नहीं सकता। ये मिसाली बनेगा तब कि जब ये अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक होगा, तब कहेंगे मिसाली है। तो ये हम मिसाली माशरे की तरफ अब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, मगर मंजिल बहुत दूर है। हम बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे चले गए, इतना पीछे चले गए कि बाद वक़्त आगे आते हैं तो समझ नहीं आती कि पहुंचेंगे कैसे, सांसें इतनी लगती नहीं है। लेकिन ये कि हम में से हर एक अपना हिस्सा मिलाए और इसको आप इस्लामी माशरा कह लें। इस्लामी माशरा ही मिसाली माशरा, यूँ समझे। जी एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है और मैं कमालिया पंजाब पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। ये आपका सिलसिला चल रहा है जिस पर सेहत पर बात हो रही है, मिसाली मुआशरा, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है माशाल्लाह से। और ऐसे प्रोग्राम जो है ये अवेयरनेस देते हैं, खासकर उन लोगों को जो मजहबी चैनल देखते हैं, दूसरे चैनल नहीं देखते। तो मेरा सवाल ये है, क्या सुबह निहार पानी पीना चाहिए और कितनी मिकदार में पीना चाहिए, और रात को सोते वक्त पानी पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए? डॉक्टर साहब। जैसे पानी की तो अपनी अहमियत मौजूद है, नहर मुँह भी, बल्कि पानी का स्टैंडर्ड है कि वो कम उबेश 2 से 3 लीटर, या अमीर सुन्नत ने काफ़ी तरगीबात इस पर दी हैं, 12 गिलास 16 गिलास, और डिपेंडिंग अपॉन कि क्या उनका लाइफ स्टाइल है। अगर बहुत बाहर का आउटडोर काम करते, पसीना ज़्यादा तो ज़्यादा पिएँ, लेकिन कम उबेश 12 गिलास तो पिएँ। और रात में अगर पानी इस्तेमाल करेंगे, पिएंगे, तो उससे ये होता है जो फालिज वगैरह का, स्ट्रोक होने का, रात में जिनको ब्लड प्रेशर के मसले होते हैं, उसमें प्रिवेंशन होती है। एहतियात है कि मतलब बचत होती है, सेफ होता है। क्योंकि ब्लड प्रेशर शूट हो जाए, वेरी कर जाए, तो फालिज हो, स्ट्रोक, उसमें इसकी बचत है। लेकिन पानी को फ्रीक्वेंटली इंटरवल के साथ, जैसा मेरा सुना अक्सर तरगीब देते हैं, वैसे इस्तेमाल करना चाहिए। हुजूर इसमें एक जो हमारा सिलसिला वापसी, इसमें एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, फिर उसमें डॉक्टर साहब से भी एक राय लूँगा। उसमें ये कि हुजूर जब सोशल मीडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ आ जाती है उसकी सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान तबका खबरें सुनने के लिए अब रेगुलर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसका नहीं बल्कि सोशल मीडिया का सहारा लेता है। और इसके बाद से लाइफस्टाइल में जो तब्दीलियां आईं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन 2 तब्दीलियों का जिक्र मैं वही करूंगा कि वापसी के हवाले से कि क्या रिट्रीवल उसमें है। पहली तब्दीली हुजूर ये आई कि फास्ट हो गया काम। फास्ट से मेरी मुराद ये है कि अब जल्दी पहुंचे, मेरे तक जल्दी पहुंचे, मैं फलां तक जल्दी पहुंचाऊं, फलां आगे इस बात को जल्दी पहुंचाए। पूरे माशरे में एक जल्दी का रुझान हो गया।
अब वो जल्दी जो खबर आ रही है, वो जल्दी खबर किसी की इज्जत खराब कर रही है, किसी को नुकसान हो रहा है, कोई बेचारा परेशान हो रहा है, किसी का पूरा घराना जो है उसकी इज्जत दांव पे लग जाए, लेकिन जल्दी 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 तेज 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 काम हो गया। अच्छा, इस तेजी को अगर हम डॉक्टर साहब खाने की तरफ देखें तो तेज क्या हुआ कि अब चूल्हा जलाना, दस्तरखान पे बैठना, फैमिली यूनाइटेड अप्रोच वो कम हो गई। फास्ट फूड चौके फोन करें और मुख्तलिफ जो कैफेज हैं, मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें भी एक जंग लगी हुई है कि जी कौन जल्दी डिलीवरी देता है, गर्म डिलीवरी देता है। अब देखा जाए तो डॉक्टर्स रूम के अंदर भी ऐसे डब्बे तो पड़े नजर आ जाते हैं हमें जब हम देने जाते हैं रसाइल के, जल्दी जल्दी वाला काम हो गया ना। यानी एक तरफ ये हुआ कि जल्दी न्यूज पहुंचे और उस जल्दी न्यूज के जरिए कितनी ज्यादा गलत चीजें पेनिट्रेट कर रही हैं, और दूसरा जिस तरह मेरे सामने ये स्टैटिस्टिक्स मौजूद और बड़ी अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स है कि 2024 तक डायबिटीज यानी शुगर के मर्ज में 24% तक इजाफा हो जाएगा, और अगर यही हाल रहा तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यानी दिल के अमराज में 40% तक मजीद इजाफा हो जाएगा। अब जी ऐड कर दीजिए, डिप्रेशन के मरीज भी बढ़ जाएंगे, डिप्रेशन के मरीज बढ़ गए, इसमें बढ़ जाएंगे। और इसमें हुजूर जो जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं इस वक्त, बड़ी यूनिवर्सिटीज, जिस तरह VR की बात अभी हुई थी, निगरानी शुरा ने फरमाया कि जो आंख से अंदर जा रहा है वो सबको कंट्रोल कर रहा है, सबको कर रहा है। तो डिप्रेशन के मरीज में हर 10 में से 4 स्टूडेंट्स वो डिप्रेशन के मरीज बनते चले जा रहे हैं। अच्छा हुजूर, एक तो चीज मैंने आपसे डिस्कस की फास्ट, दूसरा ज्यादा पसंद किए जाने का रुझान, ये इंसान के अंदर फितरती तौर पे मौजूद है कि मेरे सामने वाला दोस्त, मेरा रिश्तेदार मुझे पसंद करे, मुझे लाइक करे। लेकिन अब ये रुझान ये है कि मुझे 1.5 लाख 2 लाख अफराद लाइक करें, उसके लिए वो जो हरकतें कर रहा है। अब इसमें हुजूर आप गाइड कीजिएगा। एक चीज मैंने आपसे अर्ज की फास्ट, और एक अपनी पसंद का लाइक करना जो है ना, वो हर मतलब यहाँ जो लाइक है ना, वो पेज लाइक करने का माना लिया जाएगा, और उसमें जरूरी नहीं कि उसको हर चीज पसंद आ रही हो तभी वो लाइक कर रहा हो। तो किसी ने किसी के बारे में मुझे कहा था कि यार इसको लोग, तो मैंने कहा यार कार्टून भी लोग बहुत देखते हैं, कार्टून को लोग मतलब लोग कार्टून बनना तो पसंद नहीं करेंगे ना। तो हर वो इस चीज को कि एक अजूबी चीज होती है, इंसान का एक नेचर है कि जो उसको हैरत में डाल देती है, अचंभा ले आती है, तो वो लोग कर रहे होते हैं, तो उल्टा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, उल्टी सीधी हरकतें करेगा। तो बाद का देखते ज्यादा लोग हैं, मगर उसमें मलामत करने वाले की और उसको मतलब के कबूल ना करने वालों की तादाद भी ज़्यादा होती है। यानी लोग उस पर जो कमेंट करते हैं वो नेगेटिव ज़्यादा कमेंट भी करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये इंसान अच्छा नज़र आओ, उम्दा नज़र आओ, ये होता है। लेकिन ये हर वक्त ये चीज़ गलत नहीं होती कि तकब्बुर नहीं होना चाहिए। किसी ने अर्ज़ की थी बारगाह रिसालत में कि मैं चाहता हूँ कि मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा ये अच्छा हो, तो इसको तकब्बुर नहीं कहा गया। तकब्बुर तो दूसरे को हकीर जानना है और ख़ुद को बेहतर जानना है। तो हर चीज़ के गलत होने ना होने का वही शरीयत और इस्लाम और दीन ने एक स्टैंडर्ड रूट कॉज देखिए बयान किया हुआ है। तो ये होता है। तो लेकिन अब ये कि एक चल पड़ी है जंग, अब ये भी थोड़ा अर्सा रहेगी। ये जो है ना, ये सोशल मीडिया, जैसे कोई चीज़ जब उठती है ना, दूध जब उबाल लेता है ना, उससे नीचे ही आना होता है। या तो बेकर ख़त्म हो जाएगा या नीचे चला जाएगा, ये उबला नहीं रहेगा। ये याद रखिए। ये जो भी हमारे माशरे में चीज़ों को उबाल आता है, बहुत एक्सट्रीम तक जाती है, तो समझे ये इसका वो ड्रॉप्स इन होने वाला है, ये अब खत्म हो जाएंगे। यानी ये जरूर अपना तजर्बा पेशात हमारे लाइफ का। जिंदगी आपके भी तजर्बात यही होंगे कि एक चीज उठती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। वो पहाड़ नहीं है नेचुरली कि वो हमेशा उसकी चोटी बाकी रहेगी, ठीक है। ये खत्म हो जाती है चीजें। समुंदर भी, समुंदर का नेचुरली समुंदर ये नीचे है, सही है, मगर ये जब भी उठता है ना तबाही जरूर लाता है, मगर ये एक वक्त में जाकर दोबारा अपनी असल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है। तो ये चीजें बातों का चीजें पिक करती हैं, उठती हैं। कोई इनको अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है, कोई इनमें बह जाता है, लेकिन ये चीज नीचे आती है। अब देखो नई चीज क्या आ रही है। अब ये जो सोशल मीडिया के बाद कोई नया आएगा जरूर बजाय, जिसका मतलब कि चांस प्रैक्टिस ये बताती है। वो क्या नया आएगा आई डोंट नो, वो आएगा तब देख लेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि ये चीजें खत्म हो रही हैं। लोग थक गए, सब लोग थक जाते हैं। कुल्लू जदीद लजीज, हर जदीद चीज जो है ना, नई चीज, वो उमूमन लजीज की तरफ लेके जाती है। अब लोगों को नई चीज होगी। जो ये बिजनेस करते हैं वो भी समझेंगे, अब लोग सैर हो जाएंगे, पीछे मेंबरशिप खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अब नई चीज लाने की वो कोशिश करेंगे। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि आपने पहली बात जो इरशाद फरमाई थी
कि फास्ट हो गया काम। फास्ट हो गया, तो ये असल में हमने अपने लिए बहुत सारी चीजें ले ली हैं ये, और फिर हर चीज, मैंने कहा ना वो सोबान में, हर चीज गलत नहीं है, हम हर चीज को नेगेटिव ना लें। बहुत चीजें जैसे शुगर है, मीठी है, मीठी चीज है, ये बदन के लिए जरूरी भी है, मुजिर भी है। अगर शुगर लो हो जाए तभी नुकसानदेह है, शुगर हाई हो जाए तभी नुकसानदेह है। तो वो आप शायद, मेरा ख्याल है कि 1.5 घंटा होने वाला हमारे सिलसिले को, आपने आना अल्लाह ने चाहा तो वही है कि हर चीज अपने एतदाल के साथ ली जाए, बैलेंस के साथ ली जाए, जिसकी इंसान की जिंदगी को जीने को, रहने को, खाने को, पीने को। फिर अल्लाह के कलाम पाक का एक बहुत खूबसूरत मजमून है, वो ये है कि जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया वो हलाल नहीं की जा सकती, और जिसको अल्लाह ने हलाल किया ना, इसे हराम नहीं किया जा सकता। जिस जीनत को अल्लाह ने हलाल किया है उस जीनत को आप हराम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को, इंसान की ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी में उसको 1000 किस्म की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिर जब तक दुनिया कायम है, इंसान की जब तक पैदाइश है, लोगों का जब तक आना है, पैदा होना है, तो उस वक्त तक इनके अंदाज और मिजाज जो बदलते रहेंगे, तो वो चीज़ें उस वक्त और हालात के तहत आती रहेंगी, जाती रहेंगी। जी जरूर, ये बड़ा अच्छा जुमला मैंने पढ़ा था जब मैं सिलसिले की रिसर्च कर रहा था कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ए ह्यूमन सोसाइटी फ्री फ्रॉम प्रोग्रेस। आप ऐसे इंसानी माशरे का तस्वर तो नहीं कर सकते जहाँ पे तरक्की ना हो रही हो और जहाँ पे डेवलपमेंट ना हो। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूँगा कि किसी डॉक्टर ने मुझसे ये बात शेयर की थी कि आप जिस्म को दर हकीकत नेचुरल ही करने के लिए सारी मेडिकल साइंस बनी हुई है। मिसाल के तौर पे वो लेक्चर दे रहे थे, मैं बैठा हुआ था उस लेक्चर में, उन्होंने ये जुमला बोला था कि ऑल द फार्माकोलॉजी, ऑल द मेडिसिन्स आर एक्चुअली सपोर्टिंग द इम्पेकेबल सिस्टम ऑफ इम्यूनिटी इनसाइड ए ह्यूमन बॉडी। कि हमारी सारी दवाइयां दर हकीकत इंसान के अंदर जो कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है उसी को सपोर्ट करने के लिए होती हैं। इंसान ने ठीक खुद ही होना होता है। मिसाल के तौर पर हड्डी टूट गई, हड्डी को जोड़ दिया आपने, वो जो तरीकाकार है, उसके बाद मसल के ऊपर मसाज कैसे करना है कि वो अपनी नेचुरल चीज के ऊपर वापस आ जाए। भी जोड़ते नहीं है, हड्डी खुद ही जुड़ती है, वो भी खुद ही जुड़ती है। सही, मैंने आपको बोला था ना कि जो भी प्रोसेस हो रहा है, जी जी, वो फिजियोलॉजी है, ये फिजियोलॉजी है। इसके बाद ये चीज खराब हो गई, ये पैथोलॉजी है। अब मैं दवा दूंगा तो इस पैथोलॉजी को वापस लेके आऊंगा फिजियोलॉजी पे। सही सही। अब बुखार का मिसाल दी 37, अब जब बुखार चलेगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपका तो जिस्म का टेम्परेचर हाई है, आप डिस्प्रिन लेंगे, जो भी दवा लेंगे वो आपका टेम्परेचर लो साइड पे लाएगी, तो वो आपको वापस लेके आ रही है आपके बेस लाइन के ऊपर, यानी नॉर्मल फिजियोलॉजी के ऊपर। अब वो चीज़ें जो भी हम जो डिस्कस कर रहे थे, खाने पीने की चीज़ें, पेट का कुफले मदीना, अभी जो साहब आपने वो एग्जाम्पल दी कि हम जैसे गाँव के माहौल में चले जाएं, आज के दौर में भी लोग इसी इन्वायरमेंट के अंदर रह भी रहे हैं और क्लोज टू द नेचर लाइफस्टाइल अचीव करते हुए जिंदा भी हैं और बेटर लाइफ के अंदर हैं। अब हम यूं भी देखते हैं, अमीर अल सुन्नत का लाइफस्टाइल आप देखो, जबरदस्त, एसी का इस्तेमाल नहीं, बहुत कम, अब बहुत कम ही देखा होगा, चटाई का इस्तेमाल मौजूद, तकिए का इस्तेमाल बिल्कुल परफेक्ट, उसके बाद डाइट बिल्कुल ऑप्टिमम, जबरदस्त। तो इनके पास मोबाइल नहीं है ना, सोशल मीडिया इतना है मगर उसका यूज, लेकिन ये अभी के दौर में हुआ ना, लेकिन कम्युनिकेशन इनकी थ्योरी में नहीं है, वो फिजिकल है, फिजिकली इंटरेक्टिव, फिजिकल इंटरेक्शन। अब जैसे एक एग्जांपल ले लें, कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, तो रेशियो बीमारियां कितनी है इसके कंपैरिजन में, अब इसी एज ग्रुप को लो, 70 की एज में, अब वो बंदा जो नॉर्मल इसी आज के दौर में रह रहा है, मोबाइल भी कैरी कर रहा है, गाड़ी भी चला रहा है, बाइक भी ले रहा है, हर चीज कर रहा है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ बीमारियां आप काउंट कर लें, तो कंपैरेटिव एनालिसिस उसको यूं कर लें। यानी तो इसमें जो आपने शायद फरमाया कि वाकई वो नेचुरल बैलेंस आप चाहे शहर में रह के इसको रिस्टोर करें, चाहे विलेज के एनवायरनमेंट में करें, यू शुड रिस्टोर द नेचुरल बैलेंस ऑफ योर एंटायर। आज भी तो हम ये मट्टी के इसमें हम पीते हैं ना, क्यों, मैं जब हम मॉल में आए, जी जी, उसके बाद ही सुना ये, फिर पीना शुरू किया, तब इसके पीना शुरू किया तो उसके कोई नुकसान तो है नहीं, लेकिन इसके फायदे जरूर हैं। बोतल के इसमें पियेंगे उसके नुकसान मौजूद हैं, लेकिन फायदे इतने ज्यादा नहीं हैंगे।
इसमें फायदे भी हैं और ये सुना भी है इसके। जी डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से ये जब मुझे जोहेब भाई ने ये गाइडलाइंस भेजी थी तो हुजूर मैंने इसके ऊपर बकायदा पढ़ा। क्ले के ऊपर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि जिस वक्त आप क्ले में पकाते हैं ना, इसका अपना मॉइस्चर मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में जब आप पकाते हैं मिट्टी के बर्तन में, इसके अंदर अपना मॉइस्चर क्रिएट होता है और वो मॉइस्चर जो आप तेल से चाहते हैं, वो जो गीलापन है, जो गीलापन खाने को गलाता है या खाने को टेस्टी करता है, वो गीलापन इसमें कुदरती तौर पे पैदा होता है। इसमें और ऑयल और फैट्स कम, तेल भी कम इस्तेमाल होता है, कम इस्तेमाल होता है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना, ये तो ऐसा ग्लेज्ड हो गया, मगर ये जो है ना इसके ऊपर काम किया हुआ है ये शीशे का, ठीक है। तो ये वो जो किले विले ये नहीं सब ये थीम यही है, थीम यही, मगर ये इतनी तो ओरिजिनलिटी नहीं है कि जितनी ये बात कह रहे हैं। वो मिट्टी के वो बर्तन जैसे कि तयम्मुम, जिससे तयम्मुम हो सकता हो ना, अब इसमें तयम्मुम नहीं हो सकेगा। अब जो हम ये इसके ऊपर जो है ना वो शीशे का वो तेज चढ़ी हुई है, तो अब ये इसके अंदर वो चीज नहीं हो जाएगी। तो आप ये भी कह रहे हैं ना, ये शायद वो बर्तन है 100% कि जिससे तयम्मुम होना जायज हो जाएगा। ज़ोहेब भाई ने एक और बात, वो फिंगरप्रिंट्स की। हाँ वो थोड़ा सा यूं ही था, लेकिन अब क्योंकि टाइम शॉर्ट है उसकी तरफ नहीं जाते। बताएं। हाँ वो ये था कि हम शुरू हुए कि अंगूठा लगाने से, और फिर अंगूठा लगाने पे ही हमारा जो है मामला ख़त्म हुआ है। अब वो सिक्योरिटी पर्पस पे था, पहले आइडेंटिफिकेशन की पर्पस पे था। बहरहाल शुरुआत भी अंगूठे से हुई है इंसान की, अब जाकर वापस अंगूठे पे ही एंड हो रहा है। जो किसी भी कोई भी दो इंसान ऐसे नहीं है जिनके अंगूठे आपस में मिलते हैं, आइडेंटिफिकेशन है, बिल्कुल यूनिक होते हैं। हाँ जी, लेकिन अब उसको मजीद और एलैबोरेट कर रहे हैं, डीएनए टेस्टिंग की तरफ आ रहे हैं। कई ऐसे केसेस होते हैं कि इंसान के अपने दाएं हाथ का अंगूठा बाएं हाथ से नहीं मिलता, बल्कि ज़ेबरा जो होते हैं, मदरी चैनल के नाज़रीन की इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करूं, ज़ीब्रास ये एक जानवर है, आमतौर पर अफ्रीका में होता है, उसके ऊपर धारियां बनी होती है ना, यूं समझ लें एक धारीदार घोड़ा है, और कोई दो ज़ेबरे ऐसे ही नहीं जिनकी धारियों का पैटर्न भी एक जैसा हो। निशानियां है कुदरत की। इंसान के भी जिस्म के अंदर जो ये फिंगरप्रिंट्स हैं, मेरे दाएं हाथ के बाएं हाथ से नहीं मिलेंगे, किसी और इंसान से नहीं मिलेंगे। और आजकल दुनिया के अंदर सिक्योरिटी की जो हाइटेंड अलर्ट्स हैं, जिसमें मोबाइल सिम्स हैं, एंट्री पासेस हैं, वो सब ये फिंगरप्रिंट्स के साथ हैं। तो हुजूर हमने काफ़ी ज़्यादा इस पर गुफ्तगू की और ये समझने की कोशिश की, और हमने आपसे यही सीखा जो बिल्कुल ठीक था कि एक तो नेचुरल बैलेंस को रिस्टोर किया जाए और स्टैंडर्ड इस्लाम को बनाया जाए। उसके लिए जो हमने इल्म हासिल करना है वो बिलाशुबा दीन इस्लाम है। और हुजूर यहाँ पर एक चीज़ और मैं अर्ज़ करता चलूँ, जो डॉक्टर साहब ने मीर सुन्नत की मिसाल दी, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने जो एलेबोरेट किया कि देखिए मीर सुन्नत की जर्नी भी है, आपका जो जिंदगी गुजारने का अंदाज है, आपका सोशल इंटरेक्शन कितना ज़्यादा है, आपकी सिटिंग कितनी ज़्यादा है, आपकी स्माइल कितनी ज़्यादा है, आपकी लिसनिंग कितनी ज़्यादा है, आपकी स्पीच आज भी कितनी ज़्यादा है, आपकी कैफियत जो हैं वो बड़ी नेचुरल है। कैफियत से मेरी मुराद ये है कि आपका रोना बड़ा नेचुरल है, आपका मुस्कुराना बड़ा नेचुरल है, आपकी सिचुएशनल एक्ट्स बड़े नेचुरल हैं, आप कलाम फरमाते हैं। अब पिछले दिनों हुजूर एक इस्लामी भाई को डिप्रेशन का मसला हो गया, अमीर अहले सुन्नत ने उनको जो मैसेज फॉरवर्ड किया, उन्होंने वो मैसेज माने हुए साइकेट्रिस्ट को सुनाया कि देखें ये मुझे मेरे पीर साहब की तरफ से मैसेज आया है। आप यकीन कीजिए वो हैरान रह गए, उन्होंने इस बात के ऊपर बाकायदा बहस की, इनकी क्या डिग्री है, मतलब इन्होंने क्या बात कर दी है, सारी की सारी बात हो गई। अब देखें हुजूर डिप्रेशन के दो ट्रीटमेंट्स हैं, एक एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां, एक टॉकिंग थेरेपी है। डॉक्टर साहब वैसे ही है, अमीर अहले सुन्नत ने अपने उस मैसेज में इतने बेहतरीन अंदाज से काउंसिल किया कि डॉक्टर साहब तशरीह कर रहे हैं उस मैसेज की। डॉक्टर साहब कहते हैं इन्होंने आपको बेटा समझ के कहा है, इन्होंने आपको ये समझ के कहा है आप कुछ और ना करें, मेरी दवाइयां खाएं और ये मैसेज दिन में 10 दफा सुन लिया करें। वो कहता बस यही करता रहा मैं तो, और उसके बाद जो मेरे अंदर वो दब गया सारा कुछ। तो हुजूर अमीर अहले सुन्नत की जात का जो नेचुरल बैलेंस रिस्टोर है, आपसे बेहतर मतलब कौन जानता होगा इसको, ये कुछ इरशाद फरमाए कि आपकी फितरी और गैर फितरी जिंदगी में क्या हम आपकी जात से और मिसाल लें। अभी आपने एक बात फरमाई थी कि ये चीज मतलब स्टैंडर्ड इस्लाम हो, जिंदगी का अंदाज वही हो, शहर हो गाँव हो, बस मतलब सही रहे तो सही रहता है। वन लाइन सेंटेंस को जैसे हुजूर सब कुछ आपका ही है। अमीर अहले सुन्नत ओरिजिनल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अमीर अहले सुन्नत ओरिजिनल है, वाह। चैनल पर हो ओरिजिनल है, हर जगह उधर आप वो जो खाना आप तशरीह करते रहे इसकी, रमजान हॉल में हो ओरिजिनल है, इनका खाना पीना, मुस्कुराना, बोलना, खुश अखलाकी, हर चीज इनकी ओरिजिनल है। ये मसनूई और आर्टिफिशियल और
अननेचुरल और इस तरह की चीज़ों की तरफ ये नहीं। हुजूर, अमीर अहले सुन्नत की जिंदगी किसी खास टाइम टेबल पर चलती है? यानी आप इस वक्त ये कह सकते हैं कि अमीर अहले सुन्नत क्या कर रहे होंगे? जी हाँ, टाइम टेबल है। कितने अरसे से आप देख रहे हैं कि टाइम टेबल के मतलब टाइम टेबल अमीर अहले सुन्नत से बरकतें हासिल कर रहा है? जब से करीब आया हूँ तब से देखो। सुभान अल्लाह। उसको डी ट्रैक नहीं होते किसी तरीके से भी? मतलब देखिए, अमीर सुन्नत की रूटीन जो है ना वो वेरी करती है, वो टाइमिंग के साथ, नमाजों के टाइमिंग के साथ और आपकी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ। मगर रोज़ की रोज़ वेरी करे ये नहीं होता। मगर एक टाइम, जैसे कि आज जमा 8:30 बजे और कल 8:45 बजे, तो परसों 9 बजे नहीं हो जाएगी। अब 8:30 बजे का ईशा की जमात है तो वो 8:30 तक रहेगी, एक टाइम तक 9 तो रहेगी एक टाइम तक। तो ये चीज़ें होती है। तो एक अरसे तक अमीर सुन्नत की वो रूटीन रहती है, मगर एक प्रैक्टिस है। 19-20 का फ़र्क आएगा, 18-20 का फ़र्क आएगा। लेकिन आप शायद कह सकते हैं, अगर अल्लाह मतलब अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो, कि आप मुझसे जब भी पूछेंगे मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि इस वक्त अमीर सुन्नत शायद ये कर रहे होंगे और की ऑफ सक्सेस दिस इज ये कर रहे होंगे। और 19 पता है बोलना 19-20 का फ़र्क का ही रखेगा, तो ये कर रहे होंगे क्योंकि वो एक तो रूटीन जो काम है ना वो सिमिलर काफ़ी हैं, कि वो वही चीज़ें हैं जो हो रही होंगी, क्योंकि एक फील्ड है, एक लाइन है और उसके अलावा एक अपना नेचर है अमीर सुन्नत का। तो ये है। और ये अगर हम ये रिट्रीव टू द पास्ट के इस मौजू को देखें, 1981 में दावत इस्लामी बनी, आप गालिबन 19 मतलब इसके आसपास ही दावत इस्लामी 1991 में 10 साल के बाद आए। 10 साल के बाद आप आए। 1991 की दावत इस्लामी और 2019 की दावत इस्लामी, हम कितना वापस गए, कितना मॉडर्न दौर की चीजों को हमने एक्सेप्ट किया, कितना दावत इस्लामी के अंदाज को चेंज किया और कितने नौजवानों को, कितने इंसानों तक क्या मैसेज पहुंचाया, ये इरशाद फरमाइए। देखिए, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। दावत इस्लामी का जो बेसिक पर्पस है वो है तबलीग दीन, नेकी की दावत, ठीक है। और इसका एक उसूल ये है कि हर आने वाले दौर में कि जिसे लोग अच्छे तरीके से कबूल कर लें और वो जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचे, और उस तरीके कार को इस्लाम व दीन मना नहीं करता, उसकी बल्कि पजीराई करता है, तो उन चीज़ों को एडॉप्ट करना चाहिए। दावत इस्लामी करती आ रही है और फ्यूचर में भी करती चली जाएगी। तो ये इसको आप चेंजेस नहीं कह सकते, अगर इसको चेंजेस का नाम ना दें। कल जो ऊँट पर बैठकर हज करने के लिए जाते थे, जहाज़ पर बैठकर हज करने के लिए जाते ही है ना। आप इस फिनोमेना को चेंज नहीं कहेंगे, सिचुएशन को नहीं, वो तो वक्त और हालात की जो ज़रूरत और है उसको लेकर चले। इसको आप इंसानी फितरत कहेंगे, मतलब ज़रूरत के तहत आपको कन्वर्ट तो होना पड़ेगा, जबकि वो चेंज जो चेंज आप ला रहे हैं वो चेंज ड्यू टू शरीयत हो। बस हमारा स्टैंडर्ड शरीयत है, स्टैंडर्ड शरीयत है कि शरीयत इस चीज़ की इजाज़त दे रही है, नंबर एक। फिर आपका कॉज जो है, बेसिक जो कॉज है तंजीम का, तहरीक का, वो कॉज इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कॉज अपनी जगह पर बाकी रहना चाहिए। बेशक हमारी पैदाइश का मकसद अल्लाह की इबादत है, हमारा ये बेसिक पर्पस जो है ना ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर मैं अल्लाह ना करे कोई मुसलमान इबादत से हट जाता है तो वो अपने मकसद से ही हट गया, ठीक है ना। अब वो उसके सिवाय ज़ाया होने के उसके बाद दूसरा रास्ता नहीं। तहरीक बनी है इस्लाह उम्मत के लिए। अब इस्लाह उम्मत के अपने अपने, जैसे कि कल तक हम जिन इंग्लिश वर्डिंग को, इंग्लिश बातों को इग्नोर कर रहे थे, आज हम उसकी तरफ जा रहे हैं क्योंकि लोग अब इंग्लिश समझ रहे हैं। कल तक हम मूवीज़ और ये मदनी चैनल वगैरह की तरफ हम नहीं थे, कैमरे वगैरह, आज हम आ रहे हैं। लेकिन आएंगे कब? जब शरीयत इजाज़त देगी तब। बहुत सारी चीज़ें जिस पर हमारे मशवरे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे मशवरे होते हैं कि ये ज़रूरत है, मगर शरीयत उस चीज़ की परमिशन नहीं दे रही होती कि वो ज़रूरत सोसाइटी में उस चीज़ की ज़रूरत अगर रहती भी है तो वो इल्लीगल जा रहे हैं। शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। कहीं मिसाल के तौर मस्जिद बनाने की ज़रूरत है, लेकिन जिस ज़मीन में मस्जिद बना रहे हो, मस्जिद उस ज़मीन में मस्जिद बनाने भी तो लीगल हो। मस्जिद बनाना कार सवाब है, लेकिन किस ज़मीन पर मैं मस्जिद बना रहा हूँ? किसी बेवा की जगह पर कब्जा करके मस्जिद बना रहा हूँ, किसी यतीम की जायदाद खाकर मैं उस पर मदरसा बना रहा हूँ। मदरसा बनाना, जामिया बनाना, वहाँ कुरान की तालीम होगी, ये तो अच्छी चीज़ है ना, मगर क्या उस ज़मीन पर ये बनाना
की इजाज़त है। इमामत कितना कार्य सवाब है, लेकिन जो इमामत का अहल नहीं है उसको इमामत के मुसल्ले पे खड़ा रख देना, क्या इसकी इजाज़त होगी? तो नेक दीन का काम ये नेकी के रूट पर होगा, रूट पर होगा, दीन का काम नेकी के रूट पर होगा। हाँ, कि उस काम को शरीयत दीन इजाज़त देगी तभी वो नेक कहलाएगा, वरना वो नेक नहीं है। हुजूर, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के एक बड़े कलीदी जो ओहदेदार थे, उनसे जब मुलाकात हुई और अमीर अहले सुन्नत का रिसाला उनको पेश किया, तो वो मतलब कहते हैं काफ़ी बातें तो हमें पता है इसके अंदर, लेकिन एक बात जो है वो मैं हैरान हूँ, मजहबी रुझान था उनका कि मतलब सरकारी ज़मीन पर आप कह रहे हैं कि नहीं लग सकता जब तक इसकी मतलब पूछ कुछ नहीं होगी, और कितनी ज़बरदस्त बात है। देखिए कि जब हमारे प्रेसिडेंट से मुलाकात थी तो शजरकारी इस वक्त करंट गवर्नमेंट का भी एक हॉट इशू है। हाँ जी, हॉट इशू है, और हम भी शजरकारी की तरफ जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट से जब हमने बात की, हमने कहा आपने ये तो कह दिया कि दरख्त लगाई है, लेकिन आपका कहीं ये नहीं है कि कहाँ दरख्त लगाना जायज़ है, कहाँ दरख्त लगाना नाजायज़ है, किसकी ज़मीन में दरख्त लगा सकते हैं, किसकी ज़मीन में दरख्त नहीं लगा सकते। फिर दरख्त के पत्ते और शाखें जब निकलेंगी तो ये किस किस को डिस्टर्ब करेंगी, सड़क पर पड़ोसी को, इस तरह परिंदे बैठेंगे तो ये होगा ये होगा। और वो सदर साहब बिल्कुल एडमिट कर रहे थे, बोले ये बात तो हुकूकुल इबाद की सब समझ में आती है। तो अब ये ना कि दरख्त लगाना कार्य सवाब है, कहाँ लगाना कार्य सवाब है और कहाँ लगाना गुनाह हो जाएगा, ये चीज़ें होती है। तो दावत इस्लामी को समझने के लिए मेरी काफ़ी डिस्कशन मैंने कर। हुजूर, वैसे एक बात है, ये मैंने एक बात नोट की है, जो दावत इस्लामी के सदके जो तबलीग दीन के काम हम करते हैं, इस्लाम की बात एक मुसलमान को समझ आ जाती है। मतलब अगर उसको इल्म में ना भी हो ना, वो जिस हमने फरमाया ना उनको समझ आई। अब देखा जाए कि वो मतलब दुनियावी तौर पे एक डिग्री होल्डर है, वो इस्लाम की बात उससे पहले अगर उसके जहन में नहीं होती, जब हम बताते हैं। मैं एक जगह पर टैक्सी सर्विस में जा रहा था, तो उनके ड्राइवर साहब जो थे, बज़ाहिर उनकी दाढ़ी भी नहीं थी और मतलब रेगुलर कैजुअल जो क्लोथ्स होते हैं उस तरह के क्लोथ्स में थे। उन्होंने रास्ते में पूछा कि जी हमारी कंपनी हमें इजाज़त तो नहीं देती बात करने की पैसेंजर से, लेकिन आप मजहबी आदमी हैं, मुझे बताएं मेरे घर वाले कहते हैं कि फलां के साथ जो है वो बैत का रिश्ता कायम कर लो। तो मैंने कहा फिर आपका क्या मतलब इसमें एतराज़ है? कहने लगे वो जिसके साथ कहते हैं वो एलानिया नमाजें भी नहीं पढ़ता और उसकी दाढ़ी भी नहीं है। तो मेरा दिल नहीं मानता। मैंने अपने साथ वाले को फौरन किसी और ज़बान में कहा, देखो खुद इसका भी तकरीबन ऐसे ही हाल लग रहा है, लेकिन इसको पता है बीइंग ए मुस्लिम कि मैंने जिसको इतनी हद तक फॉलो करना है कि उसको पीर तक उसको ओहदा देना है, अपनी नज़रों में एक मुकाम देना है, वो उसका बामल होना ज़रूरी है, और हमसे वो यही पूछ रहा है। तो हुजूर ऐसा होता है कि इस्लाम की बात समझ आ जाती है। अल्लाह करे नमाजी बन जाए, लेकिन दीन फितरत है ना, दीन फितरत है, बिल्कुल सही। इस्लाम दीन फितरत है, समझ में आएगा ही। और वो मतलब खुद नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठेगा, अल्लाह ताला उसको तौफीक दे, लेकिन वो हमें ही कहेगा नमाज के बाद दुआ कीजिएगा आपने, यानी हमारी नमाज हमें उसके सामने नेक पोर्ट्रे कर देगी। वो असल में एक बेअमल मुसलमान खुद को बेअमल समझता है। बोले जरूरी नहीं है कि मैं बेअमल हूं, समझता जरूर है कि मैं बेअमल हूं। अल्लाह हम सब का ईमान सलामत रखे। इजाजत दें मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आज का सिलसिला हमारा जो है मिसाली मुआशरा निगरान शुरा ने बहुत ही गोल्डन वर्ड्स, बल्कि मैं तो कहूँगा गोल्डन से ऊपर प्लेटिनम कवर्ड ही मेरे पास इस वक्त जहन में हाजिर है, उसके सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमाई। और जितनी गुफ्तगू हुई बेशक बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। इसमें जो अहम तरीन बात थी वो यही है, बिलाशुबा इस्लाम दीन फितरत है। इट्स ए बेसिक स्टैंडर्ड, कुरान हदीस बुजुर्गान दीन के जो भी तरीकाकार हैं हमें उसको फॉलो करना चाहिए। इस्लाम के वो बुनियादी उसूल जो हमने छोड़े वापस जाना पड़ेगा अगर आप अपने आप को और अपने माशरे को मिसाली बनाना चाहते। बेपर्दगी, आपको पर्दे की तरफ जाना ही पड़ेगा। जिस तरह की आप हमारे माशरे में गैर शरई चीज़ें नाफिज हो चुकी हैं, आपको उस तरफ जाना ही पड़ेगा अगर माशरे को आप मिसाली बनाना चाहते हैं। तो जो मतलब कि सेहत को नुकसान देने वाली चीज़ें हमारे माशरे में आ गई हैं, आपको नेचर की तरफ जाना ही पड़ेगा। आपको वापसी के सिवा चारा नहीं। यानी वापसी को आप यूँ समझिए कि हम जब गलत रूट पर चल पड़े तो गलत रूट पर कभी मंजिल नहीं मिला करती, मंजिल हमेशा राइट रूट पर मिलती है। तो अब राइट रूट के लिए आपको पहले वापस आना पड़ेगा, वापस आकर फिर आपको राइट रूट लेना पड़ेगा, या भले वहीं से अगर आपको दावत इस्लामी जैसा मदनी माहौल मिल जाएगा तो फौरन हाथ पकड़ कर आपको ले जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला वापसी के सिवा चारा नहीं है। जबकि हम गलत रूट पर चल चुके हों तो आपको वापसी आना पड़ेगा। ये है हमारा सिलसिला। रोशन मुस्तकबिल के लिए रोशन रास्ते भी जरूरी हैं। मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म दीन का ढेरों खजाना आपके हाथ आएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फरियाद है किश्तिए उम्मत
के निगहबान, बेड़ा ये तबाही के करीब